हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, भी उम्मीद करता हूँ बढ़िया से आप आज तैयारी करके आए होगे। साइंस अपना रिवाइज कर लिया होगा कल। ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम कल लेक्चर नहीं हो पाया अपना। चलिए करते हैं, एमसीक्यू सेशन है ये। थोड़ा रिवीजन प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे सेशन के अंदर। करीब करीब 30 क्वेश्चंस के आसपास हैं हमारे पास इसमें। तो हमारा एम रहेगा कि इसको निपटाएं, और साथ साथ में जो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं साथ साथ में फैक्ट्स के बारे में बताता रहूँगा जो हमने पढ़ा था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन से। वही है, आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, आप आंसर करें अपना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एमसीक्यू सेशन है तो आप पार्टिसिपेट करें इसमें, तभी फायदा होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लगाइएगा। मैच द कॉलम है। हमने विड्रॉल्स के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं बताएं। सर बी। देखो इस बी सर। एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे सेशन में, कोशिश करें कि ईच एंड एवरी ऑप्शंस आप पढ़ें और उसको चेक करें, अपनी नॉलेज से एसोसिएट करें। हमारा सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप रिवीजन जो हो ना वो बढ़िया तरीके से हो जाए। पेपर में तो चलो हम करेंगे, एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे आप कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ऑप्शंस को देख पाएं। कोई डाउट लग रहा है किसी चीज में तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्या ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग? बी बता रहे हैं? सर बी। यस। ओके। चलो, ऑयल ऑफ विट्रॉयल हमने पढ़ा था, क्या होता है? इट इज यूरिक सल्फ्यूरिक। एसिड। तो ए का तो फोर्थ आ जाएगा। वो पहला ही ऑप्शन में हो गया ना, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सारे ऑप्शन देखने हमने। ब्लू विट्रॉयल किसको बोलते हैं हम? जल्दी से आंसर करते रहे साथ साथ में। कॉपर The सल्फेट। copper sulfate. वेरी गुड। ठीक है, ग्रीन विट्रोल? Ferrous. वेरी गुड। व्हाइट को किसको व्हाइट बोलेंगे? जिंक को। एक हमने पढ़ा था रेड। रेड विट्रोल क्या होता है? सर कोबाल्ट सल्फेट। वेरी गुड। ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट को हम क्या बोल देते हैं? रेड विट्रोल। तो ये सब चीजें आपके याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगेन काफी मतलब इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ये, इनका यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, किंग ऑफ एसिड्स कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक। ओके। ऐसा कौन सा एसिड है जिसको हम यूज करते हैं अपना मेटल क्लीनिंग के लिए, स्पेशली सिल्वर मेटल के लिए? बताएं भाई। सिट्रिक। सर HNO3। वेरी गुड। ठीक है, पढ़ा था हमने, कौन सा होता है? HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये किसके लिए यूज होता है आपका? कोई भी प्यूरिफिकेशन करनी है आपने, टेस्टिंग करनी है, ठीक है, कि गोल्ड प्योर है कि नहीं है, सिल्वर प्योर है कि नहीं है, तो आप किसकी मदद लेते हैं? नाइट्रिक एसिड की मदद लेते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में ये आई थिंक आ भी चुका है शायद एचसीएस के अंदर। ठीक है, HNO3 का। देन इफ आई टॉक अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या होता है? विटामिन सी सर। विटामिन सी होता है ये। वेरी गुड, ये हो गया विटामिन सी। देन ये सिट्रिक एसिड क्या होता है? कैन वी से दैट सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड्स आर सेम, विटामिन सी सेम? यस सर। नो सर। वेरी गुड। ठीक है, याद रखना सिट्रिक एसिड डिफरेंट है। अब कहानी क्या आती है यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन होगी, दोनों मिलते कहाँ से हैं? दोनों मिलते हैं फ्रूट से, लेकिन बोथ आर डिफरेंट केमिकल्स। अगर आप इसका केमिकल फार्मूला जो हमें चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो दोनों का अलग अलग केमिकल फार्मूला आपको नजर आएगा, विटामिन सी का और सिट्रिक एसिड का। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये मत लगा देना कि एस्कॉर्बिक एसिड इज द सिट्रिक एसिड। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। है दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों का सोर्स सेम है, सेम सोर्स से मिलते हैं फ्रूट से, इसीलिए हमें ये जनरली डाउट रह जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से पढ़िएगा इसको।
अगर प्रेशर कुकर के अंदर फूड कुक किया जाए वो जल्दी बनता है खाना। ठीक है, हमने जनरली देखा है, ठीक है, कि हमारे मदर्स क्या करते हैं भाई, कि भाई क्या करते हैं, वो खाना जल्दी बनाने के लिए कुकर पे चढ़ा देते हैं खाना। क्यों होता है ऐसा काम? बी सर। सभी। ओके, बी कह रहे हैं लोग, बाकी लोग भी सभी पार्टिसिपेट करें। देखो ये अल्टीमेटली आपकी ये पेपर का ही पार्ट लगा लो इसमें, इसमें से कोई क्वेश्चन फॉल कर जाए या इससे रिलेटेड कोई टर्म आ जाए तो कोशिश रहनी चाहिए सभी आंसर करें, सभी सॉल्व करें इनको। चलो अभी बाकी लोग भी, पार्थ, भारती, क्या आंसर होगा? रचना? सर बी। बी, ओके। सर ए। ओके, रचना कह रहे हैं ए होगा। हेमंत क्या लग रहा है? सर ए। भाई यही लग रहा है सर। ध्यान से पढ़ लें सभी लोग, क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। इसका आंसर होगा ए। समझना, फूड कुक होता है फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। ठीक है, पहली बात तो अंदर प्रेशर बढ़ाएगा, ये तो हमें पता ही है। ये स्टेटमेंट तो दूसरी, तीसरी और चौथी तो गलत होगी, पहले ही निपटा दो इसको तो। ये तो निपट गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है भी रिड्यूस तो नहीं कर सकता प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, हमेशा इंक्रीज होगा। बचा ए और बी। अब जितना भी वेसल है उसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने के कारण आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या एनीवन? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने से? व्हाट वी आर डूइंग दैट? सर सॉरी, जल्दी कुक इंक्रीज करें। करने से, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट सर Increase इंक्रीज होगा सर। होगा। हाँ जी हाँ जी, गलती से लिखा गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली डिलेइंग। किस चीज को डिले कर रहे हैं? डिलेइंग कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। तो उस डिले होने की वजह से ज्यादा मौका मिलेगा, ठीक है, जो आपका वाटर है वो फूड को कुक करने में जल्दी से मदद करेगा। ठीक है, अगर उसकी भाप ही बन गई तो वो आपका मतलब वो कच्चा रह जाएगा खाना हमारे पास। ठीक है, और स्टीम तो उड़ जाएगी। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो जिन्होंने लगाया था डिक्रीज करता है वो याद रख लें, इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे भी हम प्रेशर अंदर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है स्केटिंग से रिलेटेड। जब स्केटर्स होते हैं वो आइस को पुश करते हैं जब स्केट से, ठीक है, तब क्या होगा? अभी क्या हो रहा है वहां पे? कैसे हेल्प मिलती है स्केटिंग में? जो आइस स्केटिंग होती है, बताओ उसका क्या फिनोमेना होता है? स्केटिंग कैसे पॉसिबल हो पाती है? हाँ जी, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कोई रोल है? नो सर। किसका रोल है फिर? सर वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट का कुछ है, बट वेरी गुड। एग्जैक्ट सर नहीं पता वो चल रहा मुझे। जब उस पे वो सही स्केटिंग बोल जैसे रहे हो, होती है तो वो ऊपर से आइस मेल्ट हो जाती है शायद, तो वो लुब्रिकेंट की फ्रीजिंग तरह पॉइंट काम बोल कर। सकते हैं रोल है, या फिर किसका रोल है, मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, अब हमें पॉइंट क्या देखना है हमें, मतलब इसमें कंटेक्स्ट हमारा क्या है कि जब इसको पुश किया जाता है दैट मीन्स कि वो स्केटर क्या कर रहा है? प्रेशर कर। प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ तो आप मुझे। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा। डिक्रीज होगा सर। ये वो पक्की में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें हो जाती है? तो मतलब लेमन टर्म्स में सर, जो जैसे बर्फ गिरती है वो कच्ची होती है, मतलब फिर वो पक्की हुई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, पकी हुई है इसमें। ये सब फिर टर्म यही यूज किए जाते हैं। ध्यान से बताओ, फिर आंसर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। कम हुआ कि बढ़ा? सर डिक्रीज लेकिन कम होगा होगा सर। सर प्रेशर।
कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। कम होगा सर, डिक्रीज होगा सर। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। Yes. बताओ बताओ सभी लोग, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। पार्थ क्या लग रहा है? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो, सोचो सोचो। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, याद रख लेना इसको। उल्टा इफेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें आइस के केस में तो मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ तो इससे आपको हेल्प कैसे मिलेगी स्केटिंग में? सर वो वाटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा फिर। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका लुब्रिकेंट की तरह वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उस पर आपकी स्केटिंग क्या हो जाएगी? पॉसिबल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन अप्लाइड में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। हर तरह की वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे आज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इसलिए आपका दिमाग चारों तरफ तुरंत घूमना चाहिए क्वेश्चन देखते ही, जैसे पेपर में होता है। चलो करो क्वेश्चन सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। ए सर। बताएं जी जल्दी से। सुपर कंडक्टिविटी तो समझ आता है, देखो हमने पढ़ा था उस टाइम पे जब हम कर रहे थे कंडक्टिविटी, तो हमने एक पढ़े थे कंडक्टर्स, एक हमने पढ़े थे इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स पढ़े थे, इंसुलेटर्स पढ़े थे, और क्या पढ़ा था हमने? सेमीकंडक्टर पढ़े थे, ठीक है। सुपर सुपर तो आपको पता है भाई क्या होगा? अगर कोई चीज आपकी इतनी ज्यादा क्या हो जाए, कंडक्टिविटी शो करने लग जाए कि उसको रेजिस्टेंस बिल्कुल ही ना हो, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री रेजिस्टेंट फ्री करंट का फ्लो हो रहा है, जीरो रेजिस्टेंट हो रहा है हमारे पास, उसको क्या बोल देते हैं हम? सुपर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। अब मुझे सोच के बताओ, जब हम पढ़ रहे थे मैंने एक चीज बताई थी आपको, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर। जल्दी से बताओ, कंडक्टर वर्सेस सेमीकंडक्टर मैंने क्या बताया था? इम्पैक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का इसके कंडक्टिविटी पे? सर कंडक्टर पे तो इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और सेमीकंडक्टर पे डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस। हाँ जी कुंज क्या लग रहा है? बताओ रेजिस्टेंस के बारे में जो बताया था मैंने आपको। सर टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है ओके और वेरी और गुड, सेमीकंडक्टर में इंक्रीज हो जाती है। वेरी गुड, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस उल्टे होते हैं, तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। किसके कारण बढ़ जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया किसके अंदर? कंडक्टर्स के अंदर। जबकि सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि देर इज अ गैप, तो वो गैप क्या होता है? कम हो जाता है। याद करो वो डोनर लेवल एक्सेप्टर लेवल आपको बताए थे, ठीक है। जो आपके पी टाइप होते हैं, एन टाइप होते हैं, ठीक है। विशाल जल्दी से बता दो यार, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन सी इंप्योरिटी के कारण बनते हैं? ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ट्राइवेलेंट सर। ट्राइवेलेंट। पेंटा सर। पार्थ बताओ भाई, सही बताया इन्होंने। सर ट्राइवेलेंट ही होता है पी टाइप। एन टाइप बताया था, एक मैंने पी टाइप बताया था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो एन टाइप में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा चीज चाहिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा होल, होलो। ठीक है। पी टाइप में एक्स्ट्रा होल होता है, होल की मूवमेंट के कारण। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? सोचो, जिसके पास ज्यादा होंगे। कौन से होते हैं जो
पेंटावेलेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से होते हैं? ट्राईवेलेंट। ठीक है, याद करो वो बोरॉन का एग्जाम्पल बताया था। आर वी गेटिंग इट? हाँ यस जी, सर। ठीक है, उस हिसाब से याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब सुपर कंडक्टिविटी जो होती है, देखो ये कंडक्टर की ही ब्रांच होगी, कंडक्टर को ही हम बढ़िया बना रहे हैं और ज्यादा इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका भी बढ़िया वर्जन क्या होएगा आपका? सुपर कंडक्टर हो जाएगा। तो एक बात तो तय है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से तो हमें मिलने नहीं वाला है, हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जो सुपर कंडक्टिविटी कैन बी रीच्ड एट वेरी हाई नहीं आएगा, ये स्टेटमेंट गलत होगी। क्या आएगा? वेरी लो टेम्परेचर। बहुत सारे आपके ऐसे मटेरियल हैं जो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन किस पे शो करेंगे? वेरी लो टेम्परेचर पे शो करेंगे, हाई पे नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी आपकी, पहली सही होगी और दूसरी गलत होगी, तो वन ओनली आएगा। तो अगर मैं पूछूं कैन वी हैव एन एग्जांपल जो सुपर कंडक्टिविटी होती है एट रूम टेम्परेचर पे, पॉसिबल है या नहीं है? क्या लगाओगे? पॉसिबल है सर, अभी एक जी उसमें न्यूज में आई है सर, उन्होंने बनाया है सर। हम्म। देखो, अगर तो आपसे कोई पूछे, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो नहीं है, बट हाँ जो आपने अभी बोला है कि रिसेंटली एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, इसके भी रूम टेम्परेचर पे बनाने की कोशिश हो रही है, बट एज सच कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं जहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आपके पास क्या हो, सुपर कंडक्टर हो। फिर तो भी सोचो ना, हमारी एनर्जी का कंजम्पशन ही खत्म हो जाएगा अगर हमारे पास ऐसे मटेरियल्स मिल गए। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास कोई प्रैक्टिकल मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल नहीं है जो आपका सुपर कंडक्टर की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, सिर्फ आप ये बोल सकते हो प्रोटोटिपिक, प्रोटोटाइप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो चीजें क्लियर होगी ये वाली इतनी? कोई दिक्कत इसमें किसी को? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, टेम्परेचर का इम्पैक्ट याद आ गया? वो पी टाइप क्या थे, एस टाइप, आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या थे चीजें? हेमंत, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? इंटरसिक एक्सटेंसिव। ये पी और एस इम्प्योरिटी टाइप हैं जो, ये दोनों इंट्रिंसिक एग्जांपल। क्या सर? पी एंड एस टाइप आर एग्जांपल्स ऑफ, मैं बोलूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टेटमेंट सही बोलोगे गलत बोलोगे? शमी क्या लग रहा है, क्या होगी स्टेटमेंट, सही होगी गलत होगी? एक्सटेंसिव ही है शायद। शायद नहीं चलेगा हेमंत, देखो पेपर में अब श्योरिटी लानी है। शायद नहीं, या तो पता है या तो नहीं पता है चीजें। शमी क्या लग रहा है, पी एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं? इंट्रिंसिक होंगे सर ये। ओके, कुंज क्या आएगा? सर ये एक्सट्रिंसिक हैं, जो इंट्रिंसिक होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें इम्प्योरिटी नहीं होती। वेरी गुड, ठीक है, मैंने बताया था ये क्या है, एक्सट्रिंसिक हैं, दीज आर नॉट इंट्रिंसिक। उसमें एग्जांपल आपको क्या बताया था मैंने? ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, वो वाले क्या होते हैं? इंट्रिंसिक होते हैं। इनमें इम्प्योरिटी, जिसमें डोपिंग की जाती है, याद करो, कीवर्ड याद रखो, जहां पे डोपिंग होती है वो क्या एग्जांपल हो जाते हैं? एक्सट्रिंसिक हो जाते हैं। ठीक है हेमंत, रहेगा याद अब? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्वेश्चन है, लगाइएगा ध्यान से, करो भी क्वेश्चंस को, गलती नहीं चाहिए। आती हुई चीजें ये सब डिस्कस की हुई हैं हमने। सी। सी आंसर। सी सर। ओके, सी कह रहे हैं लोग। बताओ भाई, भारती क्या आ रहा है आपका आंसर इसमें? सर सी। देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो पूरे सर्किट के जलने से पहले जल जाए। ठीक है, तो जनरली हम क्या चूज करते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट वाला चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई पूछे आपसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या आंसर लगाओगे?
प्रिंसिपल बताओ भाई। हीटिंग इफेक्ट। टू लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी गुड। जूल्स लॉ ऑफ ठीक हीटिंग। है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। तो आइस अब आई स्क्वायर एच आर टी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो यूज करते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जब आपका क्या हो जाए, बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाता है जब आपका किस में से, एक रेजिस्टेंस में से, तो बहुत ज्यादा उसकी हीटिंग हो जाती है। तो हम वायर जानबूझ के लो मेल्टिंग पॉइंट वाली चूज करते हैं। ठीक है, कौन सी वायर यूज की जाती है फ्यूज में? सर टिन और लीड सर सर। टिन वाला। लेड। वेरी गुड। ठीक है, टिन लेड यूज किया जाता है इसके लिए। अच्छा, ये लगाएंगे किसमें, सीरीज में लगाओगे या पैरेलल में लगाओगे? सीरीज में सर सर। सीरीज। वेरी गुड, क्योंकि सीरीज में क्या होता है भाई, करंट ज्यादा होता है कि वोल्टेज ज्यादा होती है? बताओ। तो सीरीज में करंट सेम तो रहता सेम है, रहता है। सेम करंट रहता है। सीरीज में सेम करंट रहता है, मतलब जितना सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है सारा फ्लो कर रहा होता है रेजिस्टेंस में से। ठीक है, डिवाइड नहीं होता है करंट सीरीज में। तो इसलिए जब आई ज्यादा है तो एच भी ज्यादा होनी चाहिए। तो कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शंस भाई बिल्कुल गलत है। फ्यूज किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगा दिया। ये देखो भाई, ये मेरा कोई अप्लायंस था यहाँ पे और मैंने यहाँ पे फ्यूज लगा दिया पैरेलल में। ठीक है, तो भाई ये जलने से पहले तो मेरा इसमें ब्लास्ट हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। तो इट शुड नॉट बी पैरेलल, इट शुड बी सीरीज। विद एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इट मेल्ट्स, बिल्कुल सही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर बनता है? सी आंसर बनेगा 1 एंड 2। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। चलो, अब मुझे रचना आप बताएंगे कि भाई जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें क्या उसमें क्या यूज करते हैं हम? सर क्या मतलब? कौन सा मतलब मेटल यूज किया जाता है, कौन सा अलॉय मेटल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर? नाइक्रोम यूज होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है सर। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, खासियत? क्या प्रॉपर्टी चाहिए हमें यहाँ पे? सर हीटिंग। हाई रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस चाहिए, ताकि वो करंट को रोकेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, और हीटर का काम ही क्या है? हीट जनरेट करना, तो इसलिए नाइक्रोम होता है। कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस में विशाल हम टंगस्टन यूज करते हैं? टंगस्टन सर इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। वेरी गुड। ठीक है, किसमें यूज करते हैं हम? इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्यों यूज करते हैं विशाल, ये भी बता दो फटाफट। वही सर, हीटिंग इफेक्ट के लिए ही सर। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा सर। वेरी गुड। और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा इसमें गैस मेन टर्न। काम है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मेल्ट नहीं करेगा, बाकी तो सब झड़ जाएंगे। ठीक है, ये रुका रहेगा वहां पे। ठीक है, गैस कौन सी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर? आर्गन सर, ऑर्गन, ये दैट इज। हाँ, नियोन, आर्गन, ये सब चीजें। चलो भाई, सबको क्लियर है बातें? कोई दिक्कत इसमें? किसी को डाउट, कुछ पूछना हो? भाई लग रहा है, फील आ रही है, अभी हो जाएगी है ना चीजें, मुझे लग रहा है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। ठीक है, चीजें तो आपको में पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा बस ध्यान से क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। चलो आ जाओ आगे। अब वही जो फेमस क्वेश्चन आता है कि कौन सा एसिड किसके अंदर है, सोर्स क्या होता है उसका। ठीक है, चलो बता दो जल्दी से इसका। 2 3 सर। सर 2 3 होगा इसमें, 2 and 3। ऑप्शन ही उड़ गए। हाँ जी, क्या है इसमें? 2 and 3 बता रहे 2 3। हैं। चलो जल्दी से मुझे पार्थ बताना, ऑक्जेलिक एसिड ये लेमन की जगह क्या आ सकता है? लेमन तो गलत है, बात सही है। होता किसमें लेकिन ऑक्जेलिक एसिड? सर ब्रोकली वगैरह में, टोमेटो। हाँ जी, टोमेटो, वेरी गुड। ब्रोकली टोमेटो टाइप में। हाँ, इन चीजों में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, और ये गलत हो गया, टोमेटो तो नहीं है, टार्टरिक। टार्टरिक किसमें होता है? सर टैमरिंड में पाया जाता है। हाँ जी, टैमरिंड। टैमरिंड। और किसमें होता है? ग्रेप्स में भी होता है। वेरी गुड, ग्रेप्स में होता है, बहुत अच्छे। ग्रेप्स के अंदर भी क्या होता है आपका? टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो भाई 2 and 3 क्यों लगा रहे थे आप?
कोई ऑप्शन नहीं थे, 3 तो ऑप्शन थे नहीं, ऑप्शन नहीं थे इसलिए लगा ऑप्शन रहे। दिख। अगर ऑप्शन में देता तो, मान लो ऑप्शन सर में ये हाँ जी। टार्ट्रिक से थोड़ा सिमिलर टमाटो मैच कर रहा था सर, इसलिए। टमाटो मैच कर गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा डाउट में रह टमाटो मैच कर गया, ठीक है, ध्यान रखो भी, ध्यान रखो, ठीक है। मिथेनॉइक सही है बात। जो नेटल स्ट्रिंग होता है ना, या फिर आर्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, उसके अंदर क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। एक ही सही है, अभी बाकी गलत है दोनों। ठीक है, तो ओनली 3 आंसर बनेगा ये। चलो और भी आपसे पूछ लेते हैं चीजें। चलो बताओ मुझे, एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? सर विनेगर। बताएं भाई। हेमंत, कहाँ पे होता है? विनेगर में। विनेगर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। विनेगर में एसिडिक जो एसिड हो गया, विनेगर। सिट्रिक एसिड आपको पता है फ्रूट्स के अंदर, सिट्रिक एसिड का एग्जांपल बता दो। लेमन सर, ओ लेमन, ओके, और ऑरेंज। 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 ऑरेंज, हो गया, ऑरेंज हो गया। सर मौसमी। हाँ, इन सब के अंदर क्या हो जाएगा आपका, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान रख लेना इसको। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेसिक होता है सर ये तो। बेसिक होता है, लेकिन कौन सा बेस होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। अगर NaCl। सोडियम, एक ऑप्शन नमक देना हो तो नमक, लगाना इसमें हमेशा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लगाओगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। ये कब यूज करते हैं, ये इसमें भी यूज करते हैं जब आपका क्या यूज किया जाता है, आपके एंटासिड्स में। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, एंटासिड्स में। बात वो भी सही है आपकी, ऑप्शन में आगे तो वो भी सही है, जैसे आपने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है आपका। ठीक है, ये भी लगा सकते हो आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है बहुत फेमस, कि जो बेकिंग बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? NaCO3। सोडियम। Na2, कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बाय बॉन्ड। बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इसके साथ एक एसिड डाला जाता है, उसका नाम बता दो जल्दी से। अकेला ये प्रेजेंट नहीं होता, साथ में एक एसिड डाला जाता है, उसका एसिड का नाम चाहिए, क्या होगा? बताएं भी जल्दी से। सर सिट्रिक एसिड। हाँ जी, नॉट सिट्रिक। सिट्रिक एसिड, नो। टार्टरिक शायद। टार्टरिक। वेरी गुड, टार्टरिक एसिड। याद रखें इसको। देखो ये तो सबको पता होता है यहाँ पे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन फंसा कहाँ लेंगे हमें, कि साथ में एसिड कौन सा यूज किया जाता है, तो टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है। जो बेकिंग पाउडर होता है, जिसको बेकिंग सर सोडा। वैसे हम घर पे जो ढोकला बनाते हैं उसमें इसके साथ सिट्रिक एसिड लेके आते हैं। वो देखो, उसमें ऐसा है ना, डाल कोई भी सकते हो, लेकिन अगर मतलब प्रॉपर मिक्सचर में हम बनाएं तो ये टार्टेरिक एसिड डलता है इसमें। ओके। ठीक है, वो काम तो एसिड कोई भी करेगा उसमें, लाइट एसिड कोई भी डाल दो काम करेगा। चलिए, आज ये भी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करिए, सॉल्व करिएगा। कहते हैं भी एक आंख की बजाय 2 आंखें हैं हमारी, उसका क्या फायदा है हमें? बताएं जल्दी से। सी सर। 1 2। 1 and 3। 1 and 3 लगा रहे हैं, ओके। सर डी। ओके, सारे सही सी, कह रहे हैं। ध्यान से सोच लो, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा चेक करो इसको अच्छे से। कुछ लोग आती हुई नॉलेज को गलत कर रहे हैं, ध्यान से। मैंने बोला ना, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है ऑप्शंस को, जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं।
जो लोग पहले को सही कर रहे हैं वो एक गलती कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया भी 2 आंखें तो डबल हो जाएगा। ये गलत है स्टेटमेंट, ये डबल नहीं होता है। ठीक है, सिंगल आई का कितना होता है हॉरिजॉन्टल व्यू पॉइंट, कितना एंगल होता है? 150। 150। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो, ठीक है, 2 आईज का ये डबल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 300 डिग्री हमारा बन जाएगा, कितना बनेगा ये? 180 डिग्री। डबल सर पे ध्यान एरिया नहीं। इंक्रीज हो जाता है बट डबल नहीं होता। हाँ वही मैं कह इंक्रीज रहा हूँ, होता इंक्रीज होगा, यहाँ लिखा है डबल, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इट है। डबल्स द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू, 2 होने से डबल नहीं हुआ, 150 डिग्री से 180 डिग्री पहुंचा सिर्फ। तो इंक्रीज होता तो बात सही होती, लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया डबल, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाती है। हाँ जी, लग रहा है आइडिया, मतलब कहाँ पे फंसाते हैं ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है उन चीजों पे। ये डबल पे सिंपल। डाउट था सर, मतलब मैंने इसलिए डबल वो नहीं किया, क्योंकि डबल तो हो नहीं सकता, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हाँ सेकंड थर्ड बोल रहा था। हाँ, पार्थ क्या कह रहे हो? सर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लैंग्वेज में हाँ, फंसा दिया। लैंग्वेज में फंसा दिया, हाँ बिल्कुल, तो वो थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, दूसरी बात बड़ा जनरलाइज सी चीज है, ये तो सही है भाई, एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स इनहांस हो जाती है। ठीक है। तीसरी सर लेकिन एक बात बताइए, जी बताइए। ये सेंटेंस जैसे है द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स इज एनहांस्ड। सर फिर हम्म अगर लाइक हमें किसी चीज को देखना होता है ध्यान से तो हम एक आंख बंद करके क्यों देखते हैं? देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है आपका मोनोक्यूज का और आपका डबल क्यूज का, परसेप्शन की बात होती है ये। ठीक है, कई चीजों की परसेप्शन जो आपकी होती है ना, वो सिंगल आई से बेटर आती है। ठीक है, इसको क्यूज बोलते हैं हम। हमारी जो ब्रेन है, जब परसेप्शन होती है, ये क्वेश्चन ना परसेप्शन का एक्चुअल में, तो जो परसेप्शन होता है कई बार हमारे पास जो मोनो क्यूज होते हैं उनसे बेटर होता है, कई बार आपके बाइनरी क्यूज होते हैं उनसे बेटर होता है। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो एक आंख बंद करके देखते हैं, वो उसमें मोनोक्यूज का मतलब जो आपकी काइंड ऑफ डेप्थ ऑफ परसेप्शन है वो यूनिडायरेक्शनल में इंक्रीज हो जाती है आपकी। लेकिन अगर आपको 3D व्यू चाहिए तो आपको दोनों आंखों से देखना पड़ेगा उसका। ठीक है सिमरन, क्लियर हो गया? तो उसका यस। ये नाता नहीं है, फेंट के साथ नहीं है बात, वो आपकी परसेप्शन के साथ है वो। सर कई बार ऐसा होता है लाइक हम एयरप्लेन को भी अगर देखते हैं तो भी वो ज्यादा डिस्टेंस पे होता है तो हम उसको ज्यादा अच्छे से देखने के लिए एक आंख से ही देखते हैं लाइक बंद करके, तो उसमें यही मैं कॉन्सेप्ट है। वो तो लाइक वो स्ट्रक्चर तो 3D है, मतलब जैसे माइक्रोस्कोप में समझे नहीं देखते हैं या मेरी बात। टेलीस्कोप में देखते हैं उस नहीं टाइम पे नहीं, एक आंख 3D से। में तो देख पाओगे, मैं डेप्थ परसेप्शन, कीवर्ड यहाँ पे है डेप्थ परसेप्शन की। देखो 2 बातें होती हैं, अगर आप डेप्थ देखना चाहते हो किसी चीज की, ठीक है, तब आपकी क्लैरिटी हल्की सी कम हो जाएगी। जब आप क्या करोगे, ठीक है, डेप्थ परसेप्शन कम करना चाहते हो तो क्लैरिटी आपकी इनहांस हो जाएगी। ठीक है, तो फेंट ऑब्जेक्ट्स की एबिलिटी, मतलब दूर तक देखने की एबिलिटी तो दोनों आंखों से बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, हालांकि ये होगा कि आपका वो जो, जैसे बताया ना, आपके मोनोक्यूज होते हैं जो, ठीक है, उनसे आपको फायदा हो जाएगा थोड़ा सा पिक्चर को क्लैरिटी लेने में, ऐसी बात। लेकिन आप बोलोगे, उसमें ध्यान से चेक करना, आप जब आंख बंद कर लेते हो एक, तो मतलब एक पे तो फोकस बढ़ गया आपका, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स आपको कम नजर आएंगे उसमें। हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? सर देखा है सर। हाँ, तो उसमें यही होगा ना, एक चीज बहुत ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल जो चीजें होंगी ना वो आपकी, मतलब वो कम हो जाएगी, काइंड ऑफ वैरायटी कम हो जाएगी देखने की। ठीक है, तो इसको मतलब थोड़ा सा जाके अगर पढ़ना है तो पढ़ लें, वैसे तो इतना डीप में पूछेंगे नहीं, बट मोनोक्यूज एंड बाइनरी क्यूज बोलते हैं इनको डेप्थ परसेप्शन के लिए। सर मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट हो गया, इट टॉक्स अबाउट रेजोल्यूशन। काइंड ऑफ, यस, एब्सोल्युटली, काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर यूं बोलें आपकी, भाई एक आंख से चीजों को मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आंख अगर बंद करके देखोगे तो चीजें नहीं नजर आएंगी, लेकिन दोनों आंख से देखोगे तो इवन दूर तक के ऑब्जेक्ट्स भी आपको नजर आ जाएंगे, फेंट ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ जाएंगे। ओके सर। इसका सर इस, इसमें जैसे इसका सिमरन डबल है ना, क्लैरिटी से मतलब नहीं है, ध्यान देना, क्लैरिटी नहीं लिखा यहाँ पे शब्द, सिर्फ डिटेक्शन की बात हुई है। ओके सर। हाँ जी, हाँ बोलिए क्या कह रहे थे हेमंत? सर ये डबल है ना, जो डबल ओरिजेंटल फील्ड व्यू दे रखे हैं इन्होंने, हम्म। इसमें डबल की जगह सिंपल दे देते भी, ओरिजेंटल ओरिजेंटल या सिंपल इट हॉरिजेंटल इनहांसेस, फील्ड व्यू। अगर स्टेटमेंट ये होती है इट इनहांसेस द हॉरिजॉन्टल व्यू फील्ड ऑफ व्यू, सही हो जाती स्टेटमेंट। ठीक है ठीक है, ओके तो सर। वो मैंने पढ़ा तो डबल, बट जो मैंने मतलब परसीव ऐसे परसेप्शन बनाया कि वाइडन,
बट ओके जो ओके वर्ड था ओके, वो डबल लिखा हुआ था वहां पर। डबल लिखा होता है, यस यस, क्योंकि हमारी मतलब टेंडेंसी है ना इन चीजों को ऐसे करने की, तभी एग्जामिनर उसी चीज पे खेलते हैं कि उनको पता होता है कि भी जनरली कोई भी आदमी पढ़ेगा इसको यही सोचेगा जल्दी से। Ability to detect faint object is enhanced. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, हेल्प्स द ब्रेन टू टेल हाउ क्लोज और फार अवे द थिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको जो मैं बोल रहा था ना डेप्थ परसेप्शन की बात, ठीक है, कोई चीज कितनी दूर है कितनी पास में है ये पता लगता है। क्यों क्यों ये चीज पता कर पाते हैं? बिकॉज देर इज अ गैप बिटवीन बोथ आईज। बिल्कुल चिपकी हुई आईज नहीं है हमारी, इस दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, सर और ये मेनली नोज की वजह वजह से होता है ना? हाँ जी, यस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका ना, जब कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो वो डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा। आपकी आईज जो होती हैं, ठीक है, चेक करिएगा आप, कन्वर्ज करती हैं जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना हो। जब दूर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो दूर चली जाएंगी। आर वी गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, तो इसलिए आंसर किसका क्या बनेगा, हमारा सी बनेगा आंसर करेक्ट। ठीक है चलिए, अच्छा चलो, यहाँ पे आईज की बात कर रहे हैं तो एक और जल्दी से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देता हूँ। बता दो भाई, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दूर का नहीं दिखता। चलो मैं पूछता हूँ किससे, किसने ज्वाइन किया? अभी जोगेंद्र ने ज्वाइन किया। जोगेंद्र बताना कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्शन के लिए? सर कनकेव। अभी पार्थ सही बताया इन्होंने। सर कन्वेक्स होता है। हाइपरमेट्रोपिया, सर कन्वेक्स। कन्वेक्स होगा सर। देखो हाइपरमेट्रोपिया में कौन से ऑब्जेक्ट्स आप आसानी से देख पाते हैं? दूर के सर। दूर के, इसको क्या दूर के बोलते दिख हैं? जाते हैं सर, नजदीक वाले नहीं दिखते, फार बिकॉज फार सेंटर फार ऑफ साइड। फोकस रेटिना से पीछे बनता है। हम बोलते हैं फार साइटेडनेस इसको ना। तो फार साइटेड है, दूर की चीजें तो देख पाते हैं। दूर की चीजें इसलिए देख पाते हैं कि भाई, क्योंकि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स का तो प्रॉपर बन जाता है, लेकिन नजदीक वालों का कहाँ बनता है आपका, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल रेटिना से पीछे बन जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो मुझे कौन सा लेंस चाहिए? कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भैया आपका? कॉन्वेक्स लेंस। हाँ भी जोगिंदर, क्लियर हो गया ये? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया देखो इधर मायोपिया में उल्टा होता है। मायोपिया हम जानते हैं, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। ये नियर साइटेडनेस होता है। तो भाई इस केस में पहले ही बन जाता है, आपके रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो हमें कौन सा लेंस चाहिए? डाइवर्जेंट लेंस चाहिए, डाइवर्ज करने के लिए। और डाइवर्जिंग लेंस हम जानते हैं अभी कौन सा होता है आपका, कॉनकेव लेंस होता है। चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ाते हैं सर जी। जो आईज वाला ये सेकंड पॉइंट था, इसको स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं। ओके, मतलब ये तो मैं भी आपसे सुन रहा हूँ यार, स्टीरियोस्कोपिक बोलते हैं इसको। मैं ना सर्च कर रहा था इसी चीज को ही, मेरे ओके, को लगा कि ये वाला पॉइंट कुछ तो होगा इसका रीजन। क्या कहना चाह रहे हैं ये इसमें? उसमें सर ये ऐसे लिखा हुआ था कि थैंक्स टू आवर टू आईज ह्यूमंस आर एबल टू एंजॉय स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसलिए हम डिटेक्ट कर पाते हैं फेंट चीजों को। ओके 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 ओके, कॉन्सेप्ट तो पता है, इसका वर्ड नहीं पता। स्टीरियोस्कोपिक विजन बोलते हैं, ओके फाइन थैंक यू। ये तो चलो मेरे लिए भी लर्निंग होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, लंग कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से होता है, बहुत सारी एड्स भी आती हैं। ठीक है, बट ये होता क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लगाएं भाई, ये कई बार आ चुका है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में सो बेसिकली तो स्मोकिंग से सीलिया जो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, बट ये जो आगे वाला पॉइंट है, रिजल्टिंग एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू लंग्स, ये तो सर पता नहीं, कंफर्म नहीं है। ओके, नन भी ऑप्शन है आपके पास लास्ट लगा दो। नन ऑफ द अबव। वो देखो विशाल तुरंत मेरी बात मान गए, नन लगा दिया।
ए ए ए सर। ए लग रहा है? हेमंत कह रहे धुआं इकट्ठा हो जाता है अंदर। सर स्मोक पता नहीं, इज डाउट था इसलिए। accumulated in the lungs। ध्यान से पढ़ना है अभी, ध्यान से। डाउट नहीं, पता ही नहीं, समझ में आ रहा सर इसलिए। हाँ, समझ नहीं आ रहा। तो सिमरन ज्यादा कंफ्यूज ना हो आपने, आपकी सिमरन मैं थोड़ा सा आपकी उसमें बताना चाहूंगा कि एमसीक्यूज में ना आप थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो चीज ना कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात को। तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो लगा दो, इतना नहीं सोचना, ठीक है? तो सर आप जब जी सब बताएं। पेपर में ये होता है तो जो आंसर दिख जाता है ना और वो आ रहा होता है, पता नहीं क्यों सर वो गलत हो जाता है, इसलिए सोचना मैं वही कह रहा हूँ, आप ओवर थिंकिंग करते हो, मैंने पहले भी नोट किया है चीज को। आप ना वो थोड़ा सोचा करो कि बाल की ना ज्यादा खाल नहीं निकालनी हमने, ठीक है? जितना समझ में आ रही है चीजें वो पढ़ो। सर वो ऐसे लगता है कि हमें सही कैसे आ गया, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। हाँ, अभी पहली बार नजर अरे भी सही जैसे है। कोई स्टेटमेंट दे दी उन्होंने सर, जैसे बताएं। उसमें दो वर्ड दे दिए। एक तो पता है हमें भी ये पक्का है, हम्म। और सेकंड वर्ड का हमें पता नहीं है सर। मतलब ओके। उसी स्टेटमेंट में तो एक हाँ हाँ, कंफ्यूज हो जाता है कि यदि फर्स्ट तो पता है, सेकंड क्या पता होगा नहीं होगा, देखो उसमें डाउट रहता है ना। उसमें ये देखो ना, ध्यान से समझो कि मतलब मेन बात। सर हाँ उसमें बताएं। ऐसे हो जाता है कि ये तो नहीं पता तो पक्का यही होगा, क्योंकि इतना इजी तो देंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, इसमें अपने आप को थोड़ा बैलेंस, वही चीज है ना, अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना जब। ये चीजें देखो कॉन्फिडेंस पे मैटर करती हैं। हल्का सा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो यार कि अगर मुझे आधी चीज पता है तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक ही है, मतलब ज्यादा इसमें वो है नहीं। जैसे वो वैसे स्टेटमेंट पे भी डिफर करेगा, आप मेरी बात ऐसे नहीं मान सकते कि आधी बात पता है और आधी फिर हम उसको मान के चलने सही है, ऐसा नहीं बोलना हमेशा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें कि डिस्ट्रॉय द सीलिया रिजल्टिंग एंट्री ऑफ जर्म्स। देखो अब किसी ना किसी चीज की वजह से तो बीमारी होगी, ठीक है? अब बीमारी हो रही है हमें, कुछ ना कुछ तो उसका कारण बनेगा, ठीक है? अब जब ये कोई जर्म्स वगैरह, कोई डस्ट पार्टिकल, ठीक है, या कोई आपके पॉल्यूटेंट्स जब ये एंटर कर जाएंगे हमारे लंग्स के अंदर, तो हमारी बॉल जो लंग्स की वॉल्स होंगी, जो इनकी जो आपकी काइंड ऑफ वेसल्स होंगी, उनके साथ जाके रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्ट होगा तो क्या होगा? डीएनए की म्यूटेशन होगी। कैंसर तो तभी होता है ना जब डीएनए क्या करता है? म्यूटेशन करता है। उसकी म्यूटेशन के लिए कोई ना कोई चीज तो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल सही थी कि सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वजह से जर्म्स, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स घुस जाते हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं? डीएनए को म्यूटेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग कैंसर हो जाता है। ठीक है? तो जो आप लोग डाउट है आपका, चलो मैं मान रहा हूँ कि भाई जेन्युइन सी बात है, वो सबको हो जाता है डाउट, लेकिन इस चीज को पार निकालने के लिए आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा अपने आप पे हैव अ लिटिल मोर फेथ, तभी आप वहां पे क्वेश्चन लगा पाओगे। क्योंकि देखो पेपर की एक खासियत है कि 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 में से ये मान के चलो, अनलेस एंड अनटिल वो पेपर बहुत ही एकदम से चेंज कर दें, तो 100 में से हमें जो पक्के वाले होंगे ना वो 35 ही मिलेंगे, ठीक है? 65 क्वेश्चन में से तो हमें जुगाड़ी लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको हल्का फुल्का तो वो चीजें हैंडल करनी है पेपर के अंदर। तो वो थोड़ा जितना कॉन्फिडेंस, जितनी गट फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगी आपकी, उतना ही आप बेटर इसको सॉल्व कर पाओगे। कंफ्यूजन तो वहां फंसेगा ना, जैसे उन्होंने दे दिया कि 3 स्टेटमेंट दे दी। हम्म। जैसे अभी यूपीएससी में पूछा था ना, फर्स्ट टू, सेकंड, 2 3 3 फोर्थ, मतलब जैसे पहले स्टेटमेंट ठीक है, या 2 स्टेटमेंट ठीक है, 3 स्टेटमेंट ठीक है, पेयर्स 4 कह रहे हो ना, स्टेटमेंट। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर हाँ वाला। हाँ। एलिमिनेशन हटा दिया ना। हाँ, वो तो फिर मुश्किल है भाई, उसका तो कुछ नहीं, उसका तो फिर नॉलेज ही काम आएगी आपकी। तो वो वो तो पूरी नॉलेज, नॉलेज होनी एक्सपेक्ट चाहिए ना। आए थे 2-3 क्वेश्चन लास्ट टाइम। ये 2 क्वेश्चन दिखे थे मुझे, हाँ पेपर में मैंने चेक किया था। बट मतलब घबराओ मत यार, देखो उसका ना मेरे को इतना फंडा पता है कि अगर वैसे क्वेश्चन आए तो अगेन वो सबके लिए समस्या, आप लोगों के लिए नहीं। एक चीज ध्यान रखो, ये पेपर ना कंपटीशन है, इसमें अगर आपको नहीं आता तो दूसरे को भी नहीं आता होगा, ठीक है? अगर आपको समस्या आ रही है तो दूसरे को भी आएगी समस्या, बस उस पेपर के दौरान आपको अपना बेस्ट दे के आना है। पेपर में घबराना नहीं है। एचसीएस का पेपर लगातार जो 3 पेपर अभी हुए हैं, इनमें एक ही चीज ट्रेंड देखा है कि जो आदमी घबरा गया पेपर के अंदर बैठ के, उसका पेपर खराब हो गया, ठीक है? बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट्स भी पेपर खराब करके आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो पेपर उसको थोड़ा सहज मता से उसको सॉल्व कर गया, चाहे जैसा भी आए, चाहे सारे ही वो पेयर वाले डाल दे आपको, मान लो हम कह रहे 3 3 की जगह 40 भी डाल दे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है? तो मतलब सबके लिए बराबर है ना वो चीज। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डरना नहीं है, पेपर जैसा मर्जी आए, जो कुछ मर्जी आ जाए, उसको बस आप क्या कर रखो, अपना कूल,
मेंटेन रखो अपना। तो मतलब आप कह रहे हो कि शेर से डरना नहीं है, बस दूसरे से तेज हाँ, भागना भिड़ है। जाना है भाई, भिड़ जाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, भिड़ जाना है ये बस। भिड़ना नहीं है, दूसरा जो बंदा है उससे तेज भागना है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता इससे कि हमने कहा क्या आया क्या नहीं आया पेपर के अंदर। फर्क ये पड़ता है कि हम उस मौके पे, उस सिचुएशन में हम क्या कर पाए। ठीक है, वो ज्यादा क्रिटिकल चीज है। तो मैं पहले आपको इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ भी मिल जाए आपको 11 तारीख को, पेपर कैसा भी मिल सकता है, क्योंकि इनका पता कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस टाइम पे। इस हफ्ते में आपने तैयारी क्या करनी है। देखो, पढ़ाई तो बहुत कर ली आपने। मेन आपकी तैयारी है कि एक लाइन मैं हमेशा कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, और जो मेरे लिए भी काम की है पास्ट में, कि भाई ये होता है कि जैसा भी पेपर आएगा देख लेंगे। अगर ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया ना अपने अंदर, मैं बता रहा हूँ पेपर से पहले डरोगे नहीं आप बिल्कुल भी। मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही तरीके का होगा। बस ये दिमाग के अंदर उतार दो भी, जैसा भी हुआ पेपर हम उसको मतलब निपटा डालेंगे जैसे मर्जी। ठीक है, जुगाड़ लगा के चीजों को करके। ठीक है, वो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दिमाग में डाउट रहता है, करंट ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। ये सब डाउट निकाल दो दिमाग से अगर पेपर निकालना है तो। क्योंकि ये डाउट्स आपको सामने पहले जाते ही वो क्वेश्चन दिख जाए जो आपकी वीकनेस हो, मान लो। ठीक है, फिर तो हो गया पेपर खराब। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है भी, ये सोच के नहीं जाना कि ये आएगा वो आएगा ये आएगा। जो भी आएगा बस देख लेंगे उसको। ठीक है, ये मेंटल एटीट्यूड बनाओ अपना। ठीक है, फिर देखना पेपर मतलब आराम से निकलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेट इट। यस सर। ठीक है, तो ये डाउट छोड़ दो अब कि कंफ्यूजन ये सब चीजें, बस मतलब मन में ये उतार लो भी कैसे जैसे तैसे मैनेज करना है बस। ठीक है, वो वाली चीज है। मतलब कहते नहीं कि आदमी मरता हुआ तो बस 10 तरह की चीजें खोज लेता है भी, जो उसको पहले भी नहीं पता होती। तो वो हिसाब आपका होना चाहिए पेपर के अंदर। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी निकाल दो जो नॉर्मल लगे, यार अच्छा मैं ही था यार ये सॉल्व कर गया पेपर के अंदर। वो आना चाहिए स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व भाई, एनोडाइजिंग प्रोसेस। देखो, ये क्रोजन से रिलेटेड टॉपिक है। ये हमारा डिस्कशन वैसे हुआ नहीं था इसमें, एज फार आई रिमेम्बर कि भाई ये टॉपिक नहीं हुआ था। क्रोजन जो होता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि रस्ट वगैरह हो गया, जो कोई मटेरियल खराब हो गया, तो जो क्रोजन से बचने के लिए 2 तरह की प्रोटेक्शन यूज करते हैं हम। एक बोली जाती है कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक बोली जाती है नोडिक प्रोटेक्शन। एक कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, एक एनोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। जिनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस का पता होगा, उसमें एक चीज आपने सुनी होगी कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है कि कैथोड पे होती है, बता दो। ये तो सुना है सबने, एक नोड होता है। एनोड पे होती है। एनोड पे होती है सर। ठीक है, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन किस पे होती है, हमेशा एनोड पे होती है, ये ध्यान रखना है। और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है। कैथोड। इतनी बात याद रख लोगे पॉजिटिव सब लोग। नेगेटिव। ठीक है, पहले तो ये बात याद रखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे। रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। ये बात सर फिक्स इसका रहेगी। कारण है ना सर कि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो जी जी एनोड जी। नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव, इसीलिए राइट ऑक्सीडाइज राइट होता राइट, बिल्कुल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा आपको इस टाइम पे, जिनको नहीं आता उनको कंफ्यूजन हो सकती है, बट इतना तो याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑक्सीडेशन पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, एनोड पे होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब हमें क्या पता होता है कि मान लो Fe था, Fe किस में टूट गया, Fe2+ में टूट गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हुई है कि नहीं हुई इसकी, ये बताओ मुझे। पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, कि जो न्यूट्रल था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जब भी मेटल क्रोड होगा, ये याद रखें, क्रोजन इज बेसिकली नथिंग बट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मेटल जब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तब उनको बोल देते हैं इनका क्रोजन हो गया। अब हमें क्या करना है, मेटल की एक्सेसिव ऑक्सीडेशन को रोकना है। अब उसके रोकने के हम कई तरीके बोल सकते हैं, एक कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक एनोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मेरी मेटल क्या बन जाए, मेटल मेरी कैथोड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल क्या बन जाए, एनोड बन जाए। तो मुझे पता है अब भी एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो कोई दूसरा मटेरियल होगा वो जड़ जाएगा और मेरा जो मेटल था वो बच जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करना है, कुछ ऐसा करके कैथोड बना देना अपनी मेटल को। समझो, अब कैथोड कैसे बनाते हैं, इसका एग्जांपल,
आपने सबने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन। क्या करते हैं अभी गैल्वेनाइजेशन में? सर वो परत करते हैं उसके ऊपर, मतलब जिंक की जो लेयर वो करते हैं। जिंक जिंक की लेयर लेयर करते चढ़ाते हैं हैं, ना, हम क्या हायर करते हायर हैं, रिएक्टिव। जिंक कोटिंग करते हैं आयरन की। ठीक है, तो जिंक हम कोटिंग कर देते हैं आयरन की। इसमें क्या होगा, देखो जिंक, एक हमने बलि का बकरा ढूंढ लिया, इसका मतलब ये हुआ ये जो मेरा आयरन था, ठीक है, इसने एनोड बनना था, लेकिन मैंने इसकी बजाय एक और, ठीक है, ढूंढ लिया ऐसा बंदा जिसको मैंने क्या कर दिया, बेट की तरह काम में ले लिया। ठीक है, अब ये जो भी रिएक्शन होगी, कौन झड़ जाएगा, जिंक झड़ जाएगा और मेरी मेटल बच जाएगी। इसको बोलते हैं हम, क्या कर रहा हमने, कैथोडिक प्रोटेक्शन की है। तो ये जो जिंक है, जिंक ने क्या कर दिया, एक तरह से सेक्रीफाइस किया है। हाँ जी, किया है कि नहीं किया सेक्रीफाइस? यस सर। ठीक है, अपना सेक्रीफाइस करके आयरन को बचा लिया, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइसिंग एनोड या फिर सेक्रीफाइसिंग मेटल। तो याद रखे, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, कैथोडिक प्रोटेक्शन के। ठीक है, तो ये याद रखना, आयरन को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। जबकि इधर बात करें हम एनोडिक प्रोटेक्शन की, तो यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो इनकी ऑक्साइड बनती है, और जो ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, इतनी थिक लेयर बन जाती है, जो क्या होती है, नॉन पोरस होती है। मतलब ये आगे की एंट्री क्लोज कर देगी। तो होगा क्या, अच्छा यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको हटा देता हूँ यहाँ से ना, ये वाला डायग्राम इधर बना देते हैं, तो आप बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगा इसका। यहाँ पे देखो, ये मैंने बनाया आयरन, इसके ऊपर चढ़ा दिया आपका, ये हमने जिंक चढ़ा दिया, ये हो गया सेक्रीफाइस, ये यहाँ लिख दिया। इसका एग्जांपल देखें ऊपर वाले का, ये वाली चीज का एग्जांपल यहाँ पे है, कि जैसे एल्यूमिनियम होता है, जो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, एक मोटी सी परत बन जाती है जब ये ऑक्सीडाइज होता है स्टार्टिंग में, ये ऐसे करके एक मोटी परत बन जाएगी Al2O3 की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की। ये लेयर इतनी मोटी होती है कि इसके बाद ऑक्सीजन मॉइस्चर इसकी एंट्री क्या कर देगी, बंद कर देगी, और एल्यूमिनियम फर्दर क्रोड होने से बच जाएगा। इसको बोलते हैं एनोडिक प्रोटेक्शन, जहां पे हमने मेटल को क्या कर दिया, एनोडाइज कर दिया है। ठीक है, एनोडाइज ऐसे एलिमेंट्स का हो सकता है जो अपनी ऑक्साइड्स क्या बनाते हो, थिक बनाते हो, जिनकी ऑक्साइड्स क्या होती है, नॉन पोरस। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखें, इसमें आप यूज कर सकते हैं स्टील का, आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम। ये कुछ फेमस एग्जांपल हैं जिसमें क्या होता है, एनोडिक प्रोटेक्शन होती है, और इसी एनोडिक प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। भाई लगा आइडिया कि नहीं लगा कंसेप्ट का? थोड़ा फास्ट करवाया आई नो, बट अब टाइम इतना ही परमिट करता है, हमें थोड़ा बहुत देख लें, चलो कई बार फंस जाता है क्वेश्चन इसमें। लगी बात समझ? एनोडिक में मतलब, बताओ। एनोडिक में फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकती, मतलब वो एनोडिंग एक में, लेयर हाँ, बन। एनोडिंग में हमने मेटल जो थी उसको एनोड में, एनोड बनाया उसको, लेकिन वो मेटल ऐसी होनी चाहिए जिसकी ऑक्साइड क्या हो, थिक और नॉन पोरस हो। अगर मेटल कोई ऐसी हुई जिसकी थिन लेयर बन रही है और वो जो पोरस है, फिर तो भी मेटल पूरा ही खराब हो जाएगा आपका, करोड़ होगे। प्रोवाइडेड आपका एक शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी जो ऑक्साइड है वो थिक और नॉन पोरस होनी चाहिए। ओके। हाँ जी, भारती पार्थ कुंज समझ आ गया आपको ये जो मैंने बताया अभी? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलो अब आंसर कर दो फटाफट, देखें कितना समझ आया, लगाओ अभी क्वेश्चन। बी। सर बी। पी आएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, वेरी गुड। देखो पहला स्टेटमेंट है, पहली क्या चीज है, बताओ जल्दी से, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही ऑक्सीडेशन। है, ये तो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। क्या बोलते हैं पहले को, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो रस्ट हो रहा है आयरन, इसमें तो कोई प्रोटेक्शन नहीं हुई, ये एनोडाइजिंग नहीं है। दूसरे में बताया अभी मैंने एग्जांपल, कोटिंग ऑफ जिंक कर दें आयरन स्टील पे, इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा हमने, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, वेरी गुड। ये किसका एग्जांपल होगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन का, ये एनोडिक का नहीं है, ये कैथोडिक प्रोटेक्शन का एग्जांपल। और जो लास्ट है फोर्थ, ये क्या चीज होती है, हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड। ये इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं ओवरऑल कैटेगरी, मतलब बिजली की हेल्प से किसी चीजों को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन प्रॉपर अगर वर्ड देखें तो हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है रिएक्शन? फ्यूल सेल सर। फ्यूल सेल के अंदर हो रही है। वेरी गुड। चले भाई, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये थोड़ा बहुत बचा था, चलो इस क्वेश्चन के मतलब क्या है सहारे ये भी हमने पढ़ लिया। आ जाओ आगे आ जाओ, बायो पे चलते हैं। थोड़े बायो के क्वेश्चन दो तीन, चलिए लगाइएगा। आसान है, किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है ये, बताओ जल्दी से। बी सर। सब भी। ओके, बी कह रहे हैं कि वन ओनली है। ठीक है, वन ओनली बी सर। देखो एपिडर्मिस बताया था, ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो आउटर कास्टिंग होती है प्लांट स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिसको हम एपिडर्मिस बोल देते हैं, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है फिलोएम नहीं होता। ये क्या होता है? जाइलम। जाइलम होता है, जो पानी का फ्लो करवाता है। ठीक है, फ्लोएम तो किसको फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है? फूड को करवाता है। अब बात बची हमारे पास सेकंड की, ऑल जाइलम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। क्या दिक्कत आ गई हेमंत इसमें? पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और तो सर नॉन लिविंग होता बाकी सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो है। नॉन लिविंग लिविंग। क्या आना चाहिए था? ये डेड होना चाहिए था। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? ये गलत हो। सारे बाकी क्या होते हैं? डेड होते हैं। सिर्फ ये पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। तो ऑप्शन हमारा सबका सही आंसर ये बी होगा। जल्दी से बताएं, एक कंपेनियन सेल करके सेल्स होते हैं, ये सेल्स किस टिश्यू का पार्ट है? सब फ्लोएम। फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम का वेरी गुड, लिविंग है सर ये। फ्लोएम का पार्ट है ना कंपेनियन सेल्स। ठीक है, एक होती है सीव ट्यूब्स, ये बताएं भाई जल्दी से। फ्लोएम का ही है। फ्लोएम। ये भी किसका है? फ्लोएम का है। चलो बहुत अच्छे। ठीक है, कौन सा बाय डायरेक्शनल होता है? फ्लोएम या जाइलम? सब फ्लोएम। फ्लोएम सर। फ्लोएम क्या होता है? बाय डायरेक्शनल। ठीक है, जाइलम क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर लेके जाता है। ओके, चलिए भाई। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? रॉन्ग। रॉन्ग सर। कैसे टिश्यूज हैं ये? परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट के अंदर भी कौन से? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलो बहुत बढ़िया जी, एक्सीलेंट। चलो आ जाओ, ये भी टॉपिक हमने नहीं किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए डाल दिया इसमें मैंने। आर्थ्रोपोडा फैमिली में से इनमें से कौन से बिलोंग करते हैं? ये बहुत बार कई बार पूछते हैं आर्थ्रोपोडा फैमिली के बारे में। चलो करो भी आंसर इसको। सी तो सर। सी। सी। बाकी लोग? ये आर्थ्रोपोडा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सर जिनमें इंसेक्ट्स में लेग्स जुड़ी हुई ज्वाइंटेड हो। सर। ज्वाइंट ज्वाइंटेड। लेग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ओपन ओपन ब्लड सिस्टम शायद इसमें। आर्थ्रोपोडा फैमिली की एक और खासियत होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या सिस्टम होता है इनका? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब जो ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू, प्रॉपर वेसल्स के थ्रू नहीं जाता, जैसे इंसानों में या और स्पीशीज के अंदर जाता है। तो इसमें से एक फ्रॉग नहीं है एग्जाम्पल भाई। फ्रॉग क्योंकि हम जानते हैं ये किसका एग्जाम्पल है, किस फैमिली से है? एम्फीबियन से है। तो ये गलत हो जाएगा, 4 काट दो, हमारे पास सी ऑप्शन बचेगा। तो स्पाइडर होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, क्रैब्स होते हैं, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि यूपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको दूं डायटम्स,
ठीक है, डायटम्स दे दें, क्रेस्टेशियन दे दें एंड हेरिंग्स दे दें। इनको अरेंज करना जल्दी से फूड चेन के अंदर। दिस इज एक्वाटिक फूड चेन, ये एक्वाटिक फूड चेन है। ये पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। 132 132 बताएं भाई। सर 1 2 3 सर सही लिखा है सर आपने। तो 1 2 3 सही लिखा है, बिल्कुल सही। ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, ये राइट ऑर्डर होगा फूड चेन का। ठीक है, याद रखना जो हेरिंग्स होते हैं, हेरिंग्स आर नथिंग बट फिश। फिश। फिशेस होती हैं। ठीक है, एटम और नथिंग बट क्या होते हैं ये? ब्लू ग्रीन alga। एल्गे। जो प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ब्लू ग्रीन एल्गा ना लिख के मैं इसको लिख देता हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो कौन सी स्पीशीज हैं? these are nothing but phytoplanktons। ये शायद विनय सर ने करवाया था सर किसी चैप्टर में, याद नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन? हाँ, या अच्छा, तो एनवायरनमेंट में था या जियोलॉजी में था, हो कहीं पर सकता है, था ये। हो सकता है। पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यूपीएससी का। ठीक है, हाँ, ये सर ने करवाया था, मेरे को याद है। ओके ओके ओके। डायटम्स हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स के। क्रेस्टेशियंस आपके, क्रेस्टेशियंस के अंदर क्या एग्जांपल आ जाता है भाई? सर क्रैब, लॉबस्टर वगैरह। वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर आपका लॉबस्टर, क्रैब्स, ये सारे क्या होते हैं? क्रेस्टेशियंस होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं। ठीक है, भी रख लोगे याद इसको। ठीक है, पेपर में आ जाता है कई बार ये। जो हम श्रिम्प फार्मिंग करते हैं, आपने सुना होगा, श्रिम्प्स की फार्मिंग करते हैं जो, ठीक है, वो सारे क्रेस्टेशियंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद फिश आती है। ये एक फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन है। अच्छा, एक और मुझे बताएं, जो आपका जूजेंथले, नीचे लिखते हैं इसको भी साइड, जूजेंथले कौन सी स्पीशीज है ये? ठीक है, बताएं भाई। दे आर कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स। दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर है शायद ही। ये कोरल रीफ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। ये कौन से होते हैं? आर दे प्लैंक्टन्स और समथिंग एल्स? फाइटोप्लैंक्टन ही होते हैं सर, ये एल्गा वेरी, ही होती है। क्या होते हैं ये? फाइटोप्लैंक्टन्स। देखो, दो तरह के प्लैंक्टन्स होते हैं, एक होते हैं जू प्लैंक्टन्स, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये जो कोरल्स होती है ना आपकी, कोरल रीफ्स, उनका जो कलर होता है वो मेनली किसके कारण होता है? ये जूजेंथले के कारण होता है। जब हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, किसी एरिया की कोरल रीफ्स जो होती हैं वो ब्लीच हो रही हैं, तब एक्चुअल में वहां से क्या चीज भाग जाती है? आपकी जूजेंथले वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, और कलर क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा पीछे। इनका ये कलर होते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं इनको, लिविंग बनाते हैं उसको, कोरल रीफ्स को। रह जाएगा याद। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, मतलब एनवायरनमेंट के एंगल से कई बार पूछ ली जाती हैं। बढ़ाएं आगे। यस सर। ठीक है, जूस एंथले सभी याद रखें, दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स, कोरल रीफ्स के पर्सपेक्टिव से। चलो आ जाओ, वापिस आते हैं। लेट्स मूव टू आवर फिजिक्स सेक्शन। फिर से क्वेश्चन है फिजिक्स में से, लगाओ भी इसको। क्वेश्चन है टेम्परेचर वर्सेस रिलेशन किसका? आपकी विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी दो चीजों की बताई गई है, गैस की, एक लिक्विड की। वो बताना आपको ट्रेंड क्या रहेगा इसमें। यही सर। टेम्परेचर का इम्पैक्ट पूछा गया विस्कोसिटी पे। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है पेपरों में, अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
विस्कोसिटी क्या होती तो है, बी बताएं भाई, विस्कोसिटी क्या चीज होती है? लिक्विड फ्लो नहीं करता सर वो। रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। वेरी गुड, रेजिस्टेंस, सही बोला इन्होंने बिल्कुल। विस्कोसिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, को चीजें फ्लो कर सकती हैं, दो ही चीजें फ्लो कर सकती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होती हैं गैसेस, एक होते हैं लिक्विड्स। सॉलिड तो फ्लो कर ही नहीं सकते वो तो जगह छोड़ के जा नहीं सकते, तो लिक्विड जा सकते हैं या गैसेस जा सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हम फ्लूइड्स बोल देते हैं। तो इन्हीं फ्लूइड्स की मूवमेंट, ठीक है, के रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, आपका विस्कोसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं वाटर वर्सेस आपका हनी, किसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी? हनी सर। हनी में, हनी में। यहाँ पे क्या होगा, इट इज मोर विस्कस। थोड़ी सी ज्योग्राफी चेक कर लें। ठीक है, विस्कोसिटी से एक याद आ गया ज्योग्राफी का सीधा। एसिडिक लावा ज्यादा विस्कस होता है कि बेसिक लावा? सर बेसिक सर। एसिडिक लावा ज्यादा विस्कस होता है, हाई सिलिका कंटेंट। बहुत अच्छे भाई, ग्रेट। ठीक है, याद रखें, बेसिक लावा जैसे कि बसाल्ट, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लूइडिक होता है, यानी लेस विस्कस होता है। ठीक है, जबकि एसिडिक लावा जो होता है, सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो क्या रहता है, मोर विस्कस रहता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होता है। यस सर, बेसिक में स्ट्रेटोवोल्केनो बनते हैं सर। हाँ, उसमें बेसिक में नहीं बनते, बेसिक में तो बनते हैं प्लेट्यूज, लावा फ्लड, फ्लड प्रोविंसेस बनते हैं आपके, बसाल्ट जो जैसे डेक्कन ट्रैप बना है। ठीक है, क्योंकि एसिड में सिलिका होती है, उसमें आयरन होता है ना बेसिक में सर। हाँ जी, बेसिक के अंदर आपका आयरन भी आयरन, होता है, मैग्नीशियम भी होता है, वो सब चीजें होती हैं उसके अंदर। उसमें सिलिका होती है शायद इससे। हाँ, उसमें सिलिका होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का कंसेप्ट याद रखें, कई बार आ जाता है चीजें। अब आ जाओ, हमारा टेम्परेचर का इम्पैक्ट पूछा है मैंने गैस और लिक्विड पे। चलो भी आंसर करो जल्दी से। बी सर। तभी लिक्विड्स में क्या होगी विस्कोसिटी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जबकि गैसेस में क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना है भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रिजल्ट ये आएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है ट्रेंड में। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज एंड लिक्विड डिक्रीज, तो ए नहीं होगा, हेमंत बता रहे थे आप, ए होगा, बी होगा आंसर। सर बी बाद में देखा था वो बाद में ध्यान से देखा पहली था। बार ध्यान में लगाया करो, ठीक है, आते क्वेश्चन नहीं गलत करने वहां पे। चलो आ जाओ, ये क्लास में क्या वो क्वेश्चन अभी चेक करें कितना याद है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में करवाया था आपको ये, ड्रग्स के नाम देखते हैं, चेक करते हैं याद है कि नहीं है। डी सर। सब बी। डी, डी। ओके, बी होगा सर। देखो एलिटाइम क्या बताया था आपको? स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर। वेरी गुड, क्या है ये, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो बी का 3 हो गया, तो ये तो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। ठीक है, नॉर्थिनड्रॉन क्या बताया था आपको, कौन सी ड्रग्स होती? एंटी 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 फर्टिलिटी। एंटी फर्टिलिटी। वेरी गुड, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं। तो ए का 2 हो गया, निपट गया क्वेश्चन। इसमें कौन सा आंसर बनाइए, बी बना ना, लीजिए भाई, बी आंसर होगा। मैंने फिर गलत कर दिया भाई, डी लगा दिया। सर ये एंटी डेप्रेस कहीं पढ़ा था सर ये। नहीं 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 नहीं, नहीं। करवाया हुआ है आपको ये क्वेश्चन मैंने क्लास में। सर ये तो शायद लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। पेपर में भी आया हुआ है ना ये, यस सर, ये आया एंटी हुआ है। फर्टिलिटी ड्रग ये पूछा था, यस यस, लास्ट ईयर ही पूछा था। हाँ, फिनेल्जीन ये आपका ये होता है एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, ये देखते हैं भी कितनी, ये मतलब जरूरी नहीं है इसके लिए साइंस आनी चाहिए, ये तो नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप सुनते रहते हो। बताओ क्या होगा।
बी वैक्स हेमोलॉजी। बताओ। सर डी। सर डी। डी। डी होगा। डी। यस सर। ध्यान से करो, ध्यान से, ध्यान से। बताओ भाई। Which of the following is used in the fruit and vegetable to increase the storage life? बी लग रहा है कभी आपने सुना है जो एप्पल्स होते हैं, बोला जाता है कि एप्पल्स हुए या कोई और फ्रूट्स हुए, हम क्या कहते हैं, इनको वॉश करके खाओ। ठीक है, जब भी इनकी कोल्ड स्टोरेज की जाती है तो आपने सुना होगा कोल्ड स्टोरेज करने से पहले किसकी कोटिंग करते हैं ये? वैक्स हेमोलॉजी। वैक्स इमल्शन कोटिंग की जाती है। ठीक है, तब जाके इनको क्या डाला जाता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जब भी कोल्ड स्टोरेज वाले जो आपके होते हैं इन पे आपको देखोगे वैक्स ऊपर लगी होती है, इनको मतलब अच्छे से वॉश करोगे मतलब आपका ऐसे पानी पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा, पूरी वैक्स की इमल्शन कोटिंग की होती है। ठीक है, वो आएगा। प्रोपेनोइक एसिड भी हम यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है? सर पैक्ड फूड्स में यूज होता है, हाँ जी, जो पैकेज फूड होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। वेरी गुड। ये फ्लेवरिंग एजेंट भी है और क्या है आपका, प्रिजर्वेटिव भी है। ठीक है, ये क्या है, एक आपका फ्लेवर देने के लिए भी है एंड आपका क्या है, प्रिजर्वेटिव भी है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसका पूछा गया है कि भाई स्टोरेज लाइफ बढ़ानी है किनकी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो याद रखना इसमें आपका आंसर जो लगाना है आपने, सिर्फ वी लगाना है, वैक्स इमल्शन लगाना है आपने इसमें। ठीक है, प्रिजर्वेटिव तो है लेकिन ये उस तरह से नहीं हम यूज करते, मतलब समझ रहे हो, बाकी चीजों में यूज किया जाता है, फ्रूट्स वगैरह में नहीं यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है। ठीक है, जो रबड़ कोटिंग की जाती है ज्यादातर ये मेटल्स वगैरह की जाती है, फ्रूट वगैरह में इतना फेमस नहीं है ये रबड़ कोटिंग, है तो ये प्रिजर्वेटिव भी, लेकिन किसका है, मेटल वगैरह उन चीजों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें। लो, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया अभी तुरंत ही, लगाओ भाई जल्दी से इसको, आसान है ये तो। लगाएं जल्दी से। सर सर ए। वन। डी सर। ए। ए लगा रहे हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होता है, इंसेक्ट्स में। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है, एसिटिक एसिड किस में यूज होगा, कुकिंग में। कुकिंग मतलब ये विनेगर हो गया। थोड़ा सा कई बार ये ऐसे भी पूछ लेते हैं हल्का सा, तो एक सेकंड वहां पे ज्यादा सोचें भी कुकिंग में क्या हो सकता है, कुकिंग में कुछ आ सकता है क्या, कुकिंग में विनेगर आ सकता है ना। तो फिर आपका प्रोपेनोइक एसिड अभी बताया प्रिजर्वेटिव है, बुटारिक एसिड क्या हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो। देखो भी क्या बना इसका आंसर, ए ही बनता है। यस सर। ए ही बनता है ना, चलो बहुत अच्छे। चलो भाई ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट लगाओ भाई थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में। ठीक है, चेक करें जल्दी से। सर डी। लगाओ लगाओ, सभी लोग लगाओ।
चेक करो 1 मिनट में, आपको जस्ट हाफ एन मिनट में ज्वाइन करता हूँ, डी। चलिए इसको सॉल्व करिए। डी सर। डी सर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट जो होती हैं ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, ये तो बात गलत है। हमेशा लाइट से क्या रूट जाती हैं, परे जाती हैं। ठीक है, गलत हो गया। स्टेम्स ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट, ये उल्टा दिया हुआ है। स्टेम्स हमेशा किस तरफ जाती हैं, लाइट की तरफ जाती हैं। फ्रूट इज अ मेच्योर्ड और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है। तो डी आंसर होगा, सबने सही बताया। अच्छा फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट क्या हुआ? राइपेंड ओवरी। ठीक है, तो भाई सीड क्या होता है? ओव्यूल। सो ओव्यूल। वेरी गुड, ओव्यूल। या फिर क्या बोल सकते हैं? एग बोल सकते हैं। ठीक है, जो ओव्यूल होता है प्लांट्स के अंदर उसी को एग बोल दिया जाता है। सर एग तो एम्ब्रियो होगा ना सर? हाँ जी, एम्ब्री सर एग। सर ये सीड के अंदर एम्ब्रियो और वो होते हैं ना सर, एंडोस्पर्म। तो ओव्यूल के अंदर एग होता है ना सर? ओव्यूल के अंदर मतलब एग हो गया। हाँ तो वही चीज होगी ना, एग तो यही चीज बनेगी। मतलब आगे, ठीक है हटा देते हैं लोग, आप प्रसन्न हो जाओ। उसको इसी लैंग्वेज में बोलते हैं बेसिकली, इसलिए बोला मैंने। चलो आगे आ जाओ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, लगाएं भाई। हैपेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इनमें से क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे? सिमरन क्या होता है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? क्या याद नहीं? नहीं याद आ रहा? नो सर। ओके, भारती क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो? सर 0 केल्विन होता है शायद। वेरी गुड। ठीक है, देखो हम स्केल पढ़ते हैं अलग अलग। जब टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन बोल दें, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन स्केल पे जब जीरो हो जाए, ठीक है, तो केल्विन स्केल का जीरो टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कन्वर्जन क्या होता है आपका, याद करो वो C-0 डिवाइड बाय 100, क्या बताया था? F-32 32 बाई 180 180 इक्वल टू, R/4 ठीक है, R/80 केल्विन में K माइनस 100 73/100। रिमेंबर, ये कन्वर्जन का बताया था आपको। ठीक है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन स्केल का। अब एब्सोल्यूट जीरो, जब 0 केल्विन हो जाए तो इनमें से क्या चीज होएगी? ठीक है, तो याद रखें भी एब्सोल्यूट ये जीरो हो ऑप्शन। जाए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्टर, फास्ट तो हो नहीं सकते, टेम्परेचर कम किया आपने, डी तो पहले उड़ा दो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर कहता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये कभी हो नहीं सकती। जो सब्सटेंस आपके पास प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी तो आ चुकी है उसके अंदर, जीरो नहीं होगी। ऑल मॉलिक्यूल्स कम्स टू रेस्ट, बिल्कुल गलत बात है भाई। मॉलिक्यूल्स अभी भी मूवमेंट करते रहेंगे, लेकिन वो मूवमेंट क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और लेकिन क्या रहेगी? नॉन जीरो रहती है, एनर्जी मिनिमम होती है इस टेम्परेचर पे। एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं रेजिडुअल एनर्जी, या रेजिडुअल इंथैल्पी भी बोल देते हैं, या रेजिडुअल एनर्जी बोल देते हैं, जितनी एनर्जी बच गई उसके अंदर। अच्छा मुझे ये बताना, इस जगह पे जो होगी एंट्रोपी, बताएं भाई। एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज मैक्सिमम, बात सही है गलत है? सर गलत है। बताएं क्यों गलत है? सर आप सर जीरो एंट्रोपी तो होगी। रैंडमनेस को बताती है ना, अब एनर्जी जीरो है तो फिर मूवमेंट ही जीरो नहीं होगा। हुई है, जीरो नहीं हुई वो है भैया, जीरो मिनिमम, सॉरी। मिनिमम है। हाँ, एंट्रोपी भी मिनिमम होगी इस पे। क्या होगी? एंट्रोपी भी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस, आपके मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो जाएगी अब। ठीक है, इसलिए एंट्रोपी भी मिनिमम होती है।
एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, ये याद रखें। सर इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इनकी? काइनेटिक एनर्जी वो भी मिनिमम चली हाँ। जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, लो भाई ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बार कई बार पूछ लेते हैं। बिस्नोसिस डिजीज, ठीक है, किसके कारण होता है ये, कौन से? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बताएं भी सारे बाकी। याद रखें, टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से होता है बिस्नोसिस डिजीज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। एक होता है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस, ये किसकी वजह से होती है? सीमेंट। हाँ जी, लेड की वजह से होती है। कौन सी इंडस्ट्री की वजह से होती है ये पूछ रहा हूँ। सर सीमेंट। हाँ जी, सीमेंट। बाकी लोग भी? एस्बेस्टोस सोचो कहाँ पे यूज होता है ये? सीमेंट में होगा सर। देखो भाई, जब माइनिंग की जाती है तब बहुत मात्रा में आपका एस्बेस्टोस निकलता है। ठीक है, इवन आपका अगर हम बात करें, मतलब सीमेंट के अंदर भी ये यूज होता है, दोनों की वजह से हो सकता है। माइनिंग में भी बहुत एस्बेस्टोस निकलता है, सीमेंट में भी यूज होता है, दोनों जगह हो सकता है, इसका याद रखें। सिलिका जेल, ये बताया हुआ आपको, जल्दी से कर दो क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ए आंसर। ध्यान से पढ़े फिर लगाएं क्वेश्चन को। सर ए। ए है सर। ठीक है, बताया हुआ है। सिलिका जेल क्या होती है, कौन से सब्सटेंस होते हैं ये? हाइग्रोस्कोपिक, जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को, ठीक है, क्या कर लेंगे, एड्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सिलिका जेल होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, तो इसलिए क्या कर देगी ये, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। मॉइस्चर को क्या, यहाँ एब्जॉर्ब लिख दिया मैंने, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा उसको बचा लेगी। ठीक है, एलॉयज का क्वेश्चन है, लगाएं भाई जल्दी से, देखिए कितना याद है। एलॉयज करवाए थे आपको बहुत सारे, देखते हैं कितना याद है। डी आंसर। डी सर, डी सर। ब्रास तो शोल्डर। है, सर डी। ब्रास क्या लगाओगे? ब्रास किसका होता है, कॉपर एंड, कॉपर जिंक का। बिल्कुल सही है। ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर टिन का। टिन का। ठीक है, सोल्डर जो होता है वो किसका होता है? लेड डी एंड है। टिन। क्या आएगा, लेड रेड एंड टिन। टिन। टिन का। ठीक है, जो जर्मन सिल्वर होती है वो हमें पता ही है, वो बात सही है बिल्कुल। ठीक है, कॉपर जिंक एंड निकल ऐड किया जाता है जर्मन सिल्वर के अंदर। ठीक है, याद रखना, इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। Right. चलो भी, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, इनमें से कौन कौन से यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड के? करो क्वेश्चन को, बताया था जब अल्ट्रासाउंड बताया था आपको। पहले तो बताओ अल्ट्रासाउंड डी। बोलते किसको है, बताओ भाई। कितनी मैंने इसका वो बताया था आपको, अल्ट्रासाउंड क्या होंगे, स्पीड कितनी होनी चाहिए साउंड की इसमें? तो 20 से 20,000। क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए? हार्ड हार्ड स्पीड नहीं था हेमंत ये? स्पीड था शायद। मतलब इसके बीच में होनी चाहिए। बताएं भाई, स्पीड था या क्या बताया था आपको? अल्ट्रासाउंड किसके लिए होता है, स्पीड के लिए होता है या फ्रीक्वेंसी के लिए होता है?
फ्रीक्वेंसी सर। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो, जो फ्रीक्वेंसी बेस पे बताए थे, ठीक है, वो क्या बताया था आपको? एक होता है इंफ्रासोनिक, ठीक है, एक होता है अल्ट्रासोनिक। सबसोनिक। पजल नहीं होना पेपर के अंदर, ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या बताया था? लेस देन 20 20 Hz। हर्ट्स। अल्ट्रासोनिक क्या बताया था? मोर देन 20 Hz। मोर देन 20,000 हर्ट्स, ठीक है। 20,000 से ज्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। क्योंकि 20 और 20,000 के बीच में क्या रहता है? ये दिस इज ह्यूमन कैपेसिटी। ये ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी है सुनने की, तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड पे है। अब स्पीड के बेसिस पे क्या बताया था मैंने आपको? बताएं भाई। सबसोनिक, सुपरसोनिक। वेरी गुड। So मैक hypersonic, नंबर के हिसाब supersonic, से। subsonic. सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड क्या बताया था? हाइपरसोनिक। जल्दी से क्राइटेरिया तीनों का। सबसोनिक क्या बोलते हैं हम? Less than 1 Mach. वेरी गुड, लेस देन 1 मैक। भारतीय सुपरसोनिक क्या था? So it is between 1 Mach to 5 Mach. वेरी गुड, 1 to 5, And hyper is more than 5 Mach. मोर देन 5। ग्रेट, इट इज ग्रेटर देन 5 मैक, ठीक है। और 1 मैक हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इन एयर, दैट इज 1 मैक। चलो आंसर लगाओ भी। 96 जो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या होगा इसका आंसर? आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करवाओ, ठीक है, So, उससे so किडनी का पता B. लग जाता है। 2 and 3 सर। 2 and 3 सर डी। को डिटेक्ट करने B. लॉस सर को बिल्कुल सही डी, बताया। सर डी होगा। डी सर, हाँ, डी है स्ट्रॉन्ग भी सर। होता अब सही बताया सबने, डी होगा, ठीक है। सारे हैं भी, मैंने डी, ठीक है। डी बोला था सर। क्लीन पार्ट्स करने के लिए, ठीक है, पूरी हाई एनर्जेटिक ये जो आपकी होती हैं अल्ट्रासाउंड, वो फेंके जाते हैं मेटल सरफेस पे, ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे आपका क्या होगा? मेटल सरफेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन आपका क्रैक्स की डिटेक्शन के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं। देन आपका इकोकार्डियोग्राफी के अंदर, देन स्टोन्स को तोड़ने में इनटू फाइन ग्रेन्स, ठीक है, वो आपका यूज किया जाता है। डी आंसर होगा इसका, सारे सही हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट लगाइएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे क्वेश्चन है, इस करिएगा। सी। हाँ जी, बी सर। याद है नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपको पूरा चार्ट बनवाया था मैंने एक, जिसमें बोला था सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक, लेग्यूम्स, नॉन लेग्यूम्स, रिमेंबर दैट? यस सर। करो क्वेश्चन, करो, रिमेंबर करो उसको, सोचो कहाँ पे पढ़ा था हमने। कहते हैं राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग माइक्रोब्स इन सॉइल एज सिम्बायोट्स, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सही बोल रहा है, ठीक है, करेक्ट है भाई, सही बात है। दोनों ही क्या होते हैं? राइजोबियम भी और आपका फ्रैंकिया दोनों ही क्या है? ठीक है, माइक्रोब्स हैं सॉइल में, कैसे होते हैं? सिम्बायोसिस की फॉर्म में रहते हैं, जो करते हैं। लेकिन दोनों में अंतर बताया था कि जो राइजोबियम होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें करता है? नोड्यूल्स में, किसकी? लेग्यूमिनस प्लांट्स की। जबकि जो फ्रैंकिया होता है, ये करता है काम, ये भी सेम काम करता है, नोड्यूल्स में ही होता है, लेकिन कौन से? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो बिल्कुल भाई, दोनों स्टेटमेंटें सही हैं, ये आंसर होगा आपका सी इसमें, ठीक है। तो याद रखो, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको बताया था टेबल में, यहाँ पे बताया था। एक होते हैं आपके सिम्बायोसिस वाले, एक बताया था फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री लिविंग के एग्जांपल्स विशाल जल्दी से एग्जांपल बताना, फ्री लिविंग के कौन से होते हैं जो सिम्बायोसिस नहीं करते हैं? सर एनाबिना सर। वेरी गुड। और एस्परगिलस।
और तो अजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अजोला एनावेना किसका एग्जाम्पल है? बताएं भाई, अजोला एनावेना ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये फ्री लिविंग का है कि नहीं है? याद रखो, ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। इसमें अजोला क्या होती है? ये फर्न होती है। ठीक है, एनाबेना तो आपको पता ही है क्या है, ये एल्गी है। ये सर नॉन नेड्यूल्स इन लेग्यूमिनस का एग्जांपल है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज नॉन नोड्यूल। नॉन नोड्यूल सिम्बायोसिस का एग्जांपल है। सिम्बायोसिस में भी दो होते हैं, एक नोड्यूल वाले, एक नॉन, मतलब विदाउट नोड्यूल बोल सकते हैं, विदाउट नोड्यूल, जिनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, आप नोड्यूल वालों को दो में तोड़ सकते हो आप, एक लेगुमिनस आ जाते हैं, एक नॉन लेगुमिनस आ जाते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्लासिफिकेशन था। गॉट इट? तो राइजोबियम इज लेगुमिनस वाला, ठीक है, और फ्रैंकिया इज नॉन लेगुमिनस। होता दोनों में नोड्यूल फॉर्मेशन है। अजोला एनाबेना एग्जांपल किसका हो गया? विदाउट नोड्यूल का। चलो भाई बढ़ाते हैं आगे। चलिए, हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स का क्वेश्चन है, करिएगा सॉल्व जल्दी से। बी सर। बी। ऑक्सिन, ऑक्सिन तो सबसे मेन इनका हार्मोन है, क्या करवाता है? सी है सर। ऑक्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बताएं भी। सर बी। डोरमेंसी ब्रेक करेगा ना ताकि ग्रोथ हो सके। डोरमेंसी। बी है सर। कोई बी कह रहे हैं, बताओ बताओ जल्दी बी से। है सर, साइटोकिन सेल डिवीजन में साइटो होता से है ना। मैंने भी साइटो से ही करा है, सेल डिवीजन। सेल। हाँ जी, क्या करता है? सेल डिवीजन करवाता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मतलब तोड़ने का सर काम बी होता है। आएगा। बी। बी। थर्ड का ए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा था, एबीए क्या होता है? ये इनहिबिटरी हार्मोन है। एब्सिक्सिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या करेगा? डिले करेगा किसमें? ठीक है, फ्लावरिंग के अंदर। फ्लावर। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। ये गैसेस पढ़ी थी हमने, कई आपको कॉमन नेम बताए थे गैसेस के, लगाएं जल्दी से। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, लाफिंग गैस, क्या होगी? बी सर। बी सर। याद है आपको? सबसे लोएस्ट मैंने क्लोरिफिक वैल्यू बताई थी, कौन सी गैस की बताई थी? सर डी आएगा। सर प्रोड्यूसर गैस की। प्रोड्यूसर गैस की सबसे लोएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, तो ए का क्या हो गया? 3। ठीक है, और जो हमारी लाफिंग गैस तो हम जानते हैं क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो यस बड़ी सर। बात यहाँ से, ए का 3 हो नहीं गया सर। अपना, और डी का 1 हो गया। ठीक है, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हो गया हमारे पास, बी और डी बचे। चेक करो वाटर गैस कौन सी होती है, और कोल गैस। CO प्लस H2। CO+H2 क्या CO बताया था प्लस आपको? वाटर गैस। ठीक है, और ये कोल गैस कौन सी होती है? ये वाली होती है। ठीक है, क्या आंसर बना है अभी इसके अकॉर्डिंग? देखो ये बन गया बी। ठीक है, क्लियर है सबको? हो जाएगा यस सर। भाई? यस बाकी सर। बाकी लोग भी हो रहा है ना चीजें? यस सर। अब एक्टिव अब तो एक्टिव हो बैठो रही है। थोड़ा सा ना, जितना एक्टिव रहोगे उतना सीखोगे। देखो पता नहीं है हमें कि आपका हफ्ते बाद इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाए, जितने आपके 20-25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। कोशिश मैंने की अब है तो कि हो रही जो, है सर। हाँ जी, आगे पता नहीं। अब अब तो तो हो रही है, आगे पता नहीं सर। हो जाएंगे, हो जाएंगे, बस कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस। चलो भी, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, लगाएं। ये भी कई बार पूछा जाता है अलग अलग पेपर्स में, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बी सर। बी। बी।
बी। सर बी। ये तो भाई सारे होते हैं। देखो नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो सब कर सकती है। ड्रग डिलीवरी में यूज होता है, मेडिकल नैनो रोबोट्स होते हैं, पानी ट्रीटमेंट के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स तो मैंने करवाया था, तो सारे होते हैं इसमें। ठीक है, ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इसमें। ठीक है, हर चीज में यूज किया जा सकता है। नैनो ड्रग्स आ गई हैं ड्रग डिलीवरी के लिए, यहाँ पे नैनो ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जिनको यूज किया जाता है, वो सब चीजें आप याद कर सकते हैं। सर ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑल ऑफ द वो भी आ रहे हैं सर। सारे ऑल ऑफ द अबव आते हैं मोस्टली, ज्यादातर। बस ये देख लेना कि ऐसी तूफानी चीज ना हो जो दुनिया में पॉसिबल ही ना हो सके। सर जो टेक्नोलॉजी ये इवॉल्विंग होती है सर उसमें सारे ऑप्शंस पॉसिबल होते हैं। पॉसिबल होते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ तो मतलब जुड़ी रहा होती है तार कहीं ना कहीं से उसकी ना। सर ये वर्चुअल वर्चुअल है और एक आर्गुमेंटेड है शायद, ये क्या? टेक्नोलॉजी है कोई। हाँ, वर्चुअल वर्चुअल और रियलिटी, आर्गुमेंटेड। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड, वीआर एआर। ये क्या होती है सर, इसमें थोड़ा डिफरेंस बताना। देखो वर्चुअल रियलिटी तो ये होती है कि आपकी जो दुनिया है आपके मैं, ठीक है, आपके ऊपर ऐसी गोगल्स लगा दूं और आपका इस दुनिया से ना पूरा रिश्ता ही काट दूं मैं आपको, आप अलग दुनिया में चले जाओगे। मतलब आपको दिखाई देगा आप यहाँ नहीं बैठे हो, कहीं और ही घूम रहे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। मतलब एक वर्चुअल फील्ड क्रिएट कर दिया आपकी आंखों के सामने। ठीक है, ये चीज होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में होता है कि आप रहते रियल वर्ल्ड में हो लेकिन आपकी वो रियलिटी इनहांस हो जाती है, आपको पता नहीं चल पाता आप वर्चुअल में हो कि रियल में हो, दोनों चीजें साथ में हो रही होती हैं। ठीक है, याद करो, एक आता है आपका कंसेप्ट ऑफ 4D सिनेमा, होती है ना 4D सिनेमा की जो पिक्चर्स होती हैं, जो 3D पिक्चर या 4D पिक्चर, आप हो तो रियलिटी के अंदर लेकिन आपको लगता है कि ऐसा भी, मतलब इतनी ऑगमेंट कर देते हैं रियलिटी को कि आपको लगेगा भी नहीं यार एक्चुअल में, ठीक है, ये वास्तविक में हो रही चीजें हो नहीं रही होती लेकिन नजर आता है आपको, तो वो आपकी एआर हो जाती है। वीआर में तो टोटली कट ऑफ हो जाता है आपका, मतलब जो मतलब आप यहाँ पे हो ही नहीं, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसका रियलिटी से कोई नाता नहीं होता, उसको वीआर बोल देते हैं। ओके। ठीक है, चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट निपटाते हैं। चलिए करिए सॉल्व। कसकटा के रिलेटेड है। कसकटा, कसकटा क्या है भाई? इट्स अ पैरासिटिक, पैरासाइट प्लांट। पैरासिटिक प्लांट है। तो बताएं भी इसको, क्वेश्चन को करें सॉल्व। तो सर फिर तो यही ऑप्शन है सर, पैरासिटिक का मतलब यही है। ओके, ए। ए ऑप्शन है, बताएं भाई जल्दी से। और रूट सर, डी। जल्दबाजी ना करें अपने भावनाओं पे, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल रखें फिर आंसर लगाएं, तो फंस जाओगे पेपर के अंदर। मैं बता रहा हूँ आती आती चीजें गलत करके आओगे वहां पे। पार्थ क्या होगा आंसर इसका? सर अब आपने कंफ्यूज कर दिया, आप सोचने दो मेरे को थोड़ा। सोचो सोचो, रचना क्या होगा आंसर? सर ए तो ट्रू है, बी फॉल्स है। डी होना चाहिए तो सर। डी है। भाई जिन्होंने ओ सोचा था यस सर, कसकटा, डी है, डी। जिन्होंने बोला कसकटा प्लांट है पैरासिटिक, मान ली बात, ठीक है, पर पूरा नहीं पढ़ोगे आप लोग। यहाँ रूट लिखा है जो आगे, इस वर्ड पे कौन ध्यान देगा? ये रूट नहीं होता भाई, ये क्या होता है? स्टेम। स्टेम पैरासाइट होता है। ठीक है, तो इसलिए ए भी गलत हो गया। फिर दूसरी स्टेटमेंट कहता है इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम रूट्स, यहाँ रूट्स लिख दिया, रूट से तो नहीं लेता, कहाँ से लेता है? स्टेम से लेता है, तो दोनों गलत हो गए। आंसर क्या होगा? ये डी होगा। ठीक है, आपको लगेगा सर ए आर में तो कभी ऐसा आता ही नहीं कि दोनों फॉल्स दे दें, तो दे तो सकते ही है ना एग्जामिनर आपको। तो ठीक है सर। ध्यान से पढ़ो भी, ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस को, ठीक है, पेपर में वो नहीं होना। मतलब ये मत सोचा करो जो ट्रेडिशनली हम देखते थे सुनते थे वैसा ही आएगा पेपर में। पेपर में कोई भी आपको मतलब चकमा दिया जा सकता है कहीं पे भी, करेक्ट में, इनकरेक्ट में, ऑप्शंस में। तो भाई पूरी मतलब कंसंट्रेशन आपकी पूरी पकड़ रहनी चाहिए वहां पे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई। लगाओ भी आगे, पेयर करेक्ट करो इसका, जिंजर पोटैटो अनियन। करें सोल्व। सर डी।
ये रचना कह रहे हैं डी होगा। बी सर। डी सर। सर डी नहीं होगा सर जिंजर और पोटैटो पोटैटो स्टेम स्टेम। नहीं है। सर डी तो पोटैटो होगा नहीं स्टेम पक्का। हाँ डी तो ये पक्का नहीं होगा। फिर क्या होगा लगाओ। फिर तो बी होगा ए सर, वो सर, बल्ब ए से तो ओनियन होता ही है सर। ऑनियन तो ए बल्ब सर। सही है, ये बात तो सही है। पोटैटो रूट सर ना हो जिंजर और पोटैटो दोनों सेम ही टाइप है। सेम नहीं है। सर जिंजर स्टेम है, ऑनियन बल्ब है। बी होएगा। ए ऑप्शन। बी। ठीक है, जो जिंजर है वो क्या है, राइजोबियम है। ठीक है, क्या है ये, राइजोबियम है। ठीक है। हाँ मतलब इसका आंसर क्या हो सकता था, 1 और 3 सर होना इसका चाहिए इसका। ऑप्शन 1 और 3 होएगा सर, इसका वन तो एंड है ही थ्री नहीं होएगा, इसमें। बिल्कुल बिल्कुल 1 और 3 होएगा। जो पोटैटो है ये रूट नहीं होती। ठीक है, ये भी स्टेम होता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबर्स। ठीक है, तो पोटैटो से क्या निकलते हैं, पोटैटो स्टेम होती है, उसकी ट्यूबर्स। तो भाई ऑप्शन यहाँ पे सही है नहीं कोई, 1 और 3 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो, ये एक आध क्वेश्चन गलत आ जाता है पेपर में भी कई बार। ठीक है, वैसा क्वेश्चन आ गया ये। लगाओ भी मिस कर जल्दी से, देंगे। साउंड का क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद निपटाते हैं, जल्दी से करो खत्म। इतना सन्नाटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने टफ टफ कर दिए, ये तो निपटा दो। सी। सी। सी सर। सी। देखो साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है कि नहीं है, पढ़ा था सी हमने। आएगा सर। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, मटेरियल चाहिए होता है इसको, तो बात सही है। ठीक है, दूसरा क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, जो क्वालिटी होती है साउंड की, वो कह रहा है कि पिच पे भी डिपेंड करती है और लाउडनेस पे भी डिपेंड करती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, पिच भी इंपॉर्टेंट है और लाउडनेस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलके ही क्वालिटी डिसाइड करते हैं साउंड की। पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे सर। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी। पिच किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड पे, तो इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड। एंड इंटेंसिटी पे रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सर। यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो भाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है और लाउडनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर अच्छी क्वालिटी का साउंड चाहिए तो। इसलिए आंसर आएगा सी। बहुत साउंड की क्वालिटी तब भी लो हो जाएगी जब उसकी लाउडनेस नहीं रहेगी, अगर पिच भी गड़बड़ागी तब भी इसकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। लीजिए भी एक और ये क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, करिएगा जल्दी से। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये। डी। डी सर, 1 3। कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स इज अमोनिफिकेशन। सर सी होना चाहिए इसका, 3। भाई अमोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव बनता है ना सर उसमें तो। अमोनिफिकेशन में होता क्या है, जो आपका नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, अमोनिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है भाई, या फिर आपका N2 लगा लो, या फिर जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी बन जाता है चीज, डीकम्पोजिशन से, वो अमोनिफिकेशन होता है। ठीक है, ये दूसरी तो पहले ही गलत होगी, ये भी गलत होगी। ठीक है, ये वाली सी। रिएक्शन क्या कहलाती है, अमोनिया टू नाइट्रेट बनने की रिएक्शन को, दिस इज नाइट्रोजिनेस। नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं हमारे पास।
प्रोसेस, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है सीधा नहीं होता, पहले क्या बनते हैं आपके, नाइट्राइट बनते हैं, इसके बाद क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं। नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया आता है बीच में, ठीक है, एक स्पेशल बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं नाइट्रोसोमिनस बैक्टीरिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो होते हैं वो नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, सॉरी, नाइट्रीफाइन तो दोनों ही हैं, नाइट्रोबैक्टर, वेरी गुड। ये दो याद रखें बैक्टीरिया के नाम, नाइट्रोसोमिनस एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल कह लो, चाहे इन्वायरमेंट का, चाहे आप साइंस का कह लो, कहीं भी क्वेश्चन कह लो इसको, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन अमोनिया टू नाइट्रेट अकर्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमिनस, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा सी ओनली। बट ठीक है, समझ आ गया। किसी का डाउट कोई? नो सर। चलो लगाओ भी जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको बताया भी, स्टडी से आते हैं क्वेश्चन कई बार। एग्रोनॉमी, एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी, माइकोलॉजी, क्या होता है ये बताओ। बी सर। सर डी सर सर। सी या डी में से होना चाहिए। एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन की हो रही देखो है, पहले तो एग्रोलॉजी माइको वर्ड, माइको बताया था आपको, किससे रिलेटेड होता है माइको? फंगी 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 से। फंगी फंगी। फंगी से, ठीक है। तो माइक्रो तो सीखा आ तो गया फंगी की स्टडी, एग्रोनॉमी। ठीक है। एक बताया था आपको डी डी फाइको, फाइको किसकी स्टडी होती है? एलगी। सर डी ऑप्शन आएगा इसका। एल्गी की स्टडी, ठीक है। माइको को मिलाओ, माइको किस में आ गया आपका, फंगी में, तो सी का 2 हुआ, ठीक है। ये तोड़ के दोनों सी और डी में बचा। अब देखो एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी क्या होती है? एक एग्रोलॉजी, एग्रो मीन्स इट्स इकोलॉजी इन्वायरमेंट, और सर क्रॉप प्रोडक्शन तो इन्वायरमेंट में सोइल आ जाएगी सर। हाँ जी, एग्रोलॉजी में क्या आ जाएगा, सॉइल, और एग्रोनॉमी में क्या आ जाएगा, एक मिनट, सॉइल मैनेजमेंट, और इसमें है ना यहाँ, एक मिनट, सर डी ऑप्शन आएगा इसका। डी आएगा ना, हाँ डी हो गया, सही है, यही बनेगा, ठीक है। ये डी तो होता है 1, तो बात सही है। डी का क्या होता है, 1 होता है, डी आंसर हो गया। थोड़ा मिक्स ही कर दिया सर इन्होंने, वैसे सोइल की तो फिर वो पेडोलॉजी होती है सर। हाँ जी, सोइल की मैनेजमेंट भी तो होती है, उसको पेडोलॉजी बोलते हैं सर। मतलब सॉइल साइंस का ही एग्रोलॉजी इसका बीच में आ जाता है ना, कि सॉइल की मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें सिर्फ सॉइल आ जाती है। जो आप बोलते हो ना इडेफोलॉजी, मतलब, और वो आपका पीडोलॉजी जो बोलते हैं, वो स्टडी ऑफ सॉइल होगी सिर्फ, समझे? जी सर। ठीक है, वो उससे रिलेटेड है, इसलिए याद रखें डी होगा। लीजिए अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोसिस एंड मियोसिस पे लगाइएगा। सर ए। ओके, बाकी लोग? याद करो, हमने पढ़ा था ए माइटोसिस, सर। ए सर। माइटोसिस कहाँ पे बताया था, सोमेटिक सेल में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जबकि अगर यूनिसेलुलर होंगे तो हमें पता है सेल डिवीजन से होता है, माइटोसिस से होता है उनका काम। तो मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड, भाई ये गड़बड़ है, बताया था क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स को। हैप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉयड बनते हैं गैमेट्स, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर बोला माइटोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, इट्स इक्वेशनल। इक्वेशनल होती है भाई, माइटोसिस रिडक्शनल नहीं होती है, इट्स इक्वेशनल, सेम नंबर बनता है, सेम नंबर। जबकि मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल होती है, ठीक है। ये चीज गड़बड़ है भाई, मियोसिस रिडक्शनल होती है, माइटोसिस नहीं होती है। तो आंसर क्या बचा हमारा,
वन ओनली, ये आंसर होगा। चलिए अभी ये थे कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए थे जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा तो अब अंत है नहीं किसी चीज का, लेकिन मेरी कोशिश थी आपके काफी कॉर्नर्स टच करवा दूं अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू, तो उस डायरेक्शन में थोड़ी एफर्ट की आज। तो पता नहीं कितना आपको फ्रूटफुल लगा सेशन, बट मेरी एफर्ट थी इस चीज में। तो हुई कुछ चीजें रिवाइज की नहीं हुई? होगा सर, आधे ज्यादा सर रिकैप होगा। है ना? काफी यूजफुल था, थैंक यू सर। हाँ काफी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा भी मैं ये चाहूंगा कि 2 घंटे टाइप और लगा लो इसको आज आप थोड़ा सा जाके, जो आपको लगे होंगे कॉर्नर्स आपके थोड़े मिस हुए होंगे, तो थोड़ा सा कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 2 घंटे लगेंगे। अब 2 घंटे और थोड़ा देख लोगे ना जाके, पुराने नोट्स वगैरह अपने रेफर कर लोगे, चीजें और पक्की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको दोबारा से इस सेशन को मतलब इसका यूटिलाइज करना भी 2 घंटे और, अपनी मेमोरी को मतलब एक्टिवेटेड ही रखना अपने साइंस के अंदर। मतलब जो चीज आपको लग रही है मिस हो रही थी, कहीं पे नहीं पड़ी, कोई मिस हो रहा है कहीं पे, कोई कॉन्सेप्ट बाकी है, कोई भूल रहा है, निगाह दौड़ा लेना जाके अभी। ठीक है, जो चीज मिस हुई है वो सब चीजें कवर कर लेना। ठीक है जी। यस सर। यस सर। तो अगला सेशन आपका इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट सोच रहा हूँ मैं, दोनों मिक्स कर दूं? यस सर। यस ठीक सर। है, तो भाई भाई वही 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, कोई 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के, एक सेशन उसका हम प्लान कर लेते हैं कल का। ठीक है, तो देन फिर कर देंगे समापन आपका, फिर आपको अगला हफ्ता पूरा फ्री करो अपनी तैयारी फिर। सर कर लोगे सर? जी बताइए। सर जो आपने लास्ट क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की वो अपलोड नहीं हुई है अभी भी। अपलोड नहीं हुई है? नहीं नहीं, हुई सर। ओके। ना तो उसके नोट्स आए हैं ना उसकी क्लास जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड हुई है। ऐसा कैसे हो गया? मैं बोलता हूँ सर को ना, अभी बोलता हूँ, ठीक है, वो करवा देंगे। ठीक है। नहीं, लास्ट क्लास तो सर F5 उसकी थी ना सर, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की। यस, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाली, यस। सर वो हो चुकी है सर अपलोड, सर उसके नोट्स भी आ गए हैं। कैसे फिर, क्या कंफ्यूजन है भारती? सो मैंने 2 दिन पहले देखा था तो मैं उसको नहीं, एक मैंने तो कल ही दो देखी वो क्लास, आज सुबह हाँ ही। तो वो कल में ही हुई है शायद, मैंने हो कल नहीं सकता है चेक किया। कल हुई होगी ना, आप एक बार, ठीक ठीक है सर। एक बार आप मैं वेरीफाई कर लेना। हाँ जी देख लूंगी। ठीक है जी, ठीक। कल मिलते हैं ना फिर, सर कल ही ये रख लें या ब्रेक लेना है, क्या करना है बताओ? कल रख लेते हैं, मेरे ख्याल से खत्म करते सर हैं ना, कोई ब्रेक कल नहीं ही सर, रख कल लो ही रख लो, सर। है ना? कल ही कर ले लो लेते सर। हैं। आप थोड़ा आज जाके 2 घंटे रिवाइज इसका कर लो साइंस का, और कल फिर पूरा दिन सुबह उसका पढ़ लेना, साइंस और अपना सर इन्वायरमेंट और उसका इकोनॉमी का, है ना? मतलब टारगेट रखना 3-3 घंटे, शाम को रखूंगा क्लास कल में ना, थोड़ा लेट रख लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ सर, चलेगा सर। यस सर। है ना, 3-3 घंटे ठीक है सर। दे दो, 3 घंटे इकोनॉमी दे दो, 3 घंटे इन्वायरमेंट दे दो। ठीक है, और उसके बाद शाम को मिलते हैं फिर 5-5:30 के आसपास, ठीक है, सो यस दैट सर, नो प्रॉब्लम। तब तक आपका रिवाइज भी हो जाएगा। डन। सर ये अमोनियाफिकेशन वाला थोड़ा बताना सर, समझ में नहीं आया। अमोनिफिकेशन क्या उसमें हेमंत, क्या चीज डाउट रह गया? देखो, मतलब कैसे प्रोसेस है वो बता दो हाँ सर। अमोनिफिकेशन कुछ नहीं होता। देखो यार, कोई भी नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, कोई भी मान लो प्लांट है, कोई कोई आपका फॉसिल है, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट है, जब इसका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, उस डीकम्पोजिशन के दौरान, ठीक है, पहले डीकम्पोजिशन में पार्शियल होता है, पार्शियल होता है तो ये बनता है अमोनिया और ये सब चीजें बनती हैं। प्लस जब नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है ना, तब भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है चीज। यही अमोनिया आपका जब पानी के साथ मिक्स होता है, हाँ सॉरी, पानी के साथ क्या गया, अमोनिया जब जब वापिस आता है आपका सॉइल में, ठीक है, तब ये जाके या तो इसमें होता है या NH4 पॉजिटिव में होता है, तभी जाके इसके क्या बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं, जो प्लांट यूटिलाइज कर पाता है। तो इस प्रोसेस को, ये जो अमोनिया बनने के प्रोसेस को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट में। अमोनिया बनना इज अमोनिफिकेशन, अमोनिया टूटना इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है मंथ, यस सर। अमोनिया बनना चाहिए, फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब अमोनिफिकेशन बोलेंगे इसको। ओके। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, अपना रिवाइज करके आना, इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी, ऐसे ही जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे मुझे इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे एक बार निगाह दौड़ा देंगे उनको। ठीक है।